अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम। शो का नाम वॉक योर टॉक। ये बात हर मंडे को शाम को विलिंग वेज के फोरम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, बल्कि आपके साथ मिलकर अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं कि हम जो कहें सो करके दिखा दें। क्योंकि हमारे कॉल ऑफ फेल में तजाद बहुत सी ऐसी बातों का मुअज्जब बनता है जिनकी वजह से इंतशार फैलता है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कह दी, यानी कि वॉक योर टॉक का सिंपली मतलब ये है कि वॉक किया करें, टॉक भी किया करें और टॉक करते करते वॉक भी किया करें। किस तरह से अपने आप को फिट रखें, किस तरह से अपने आप को बीमारियों से दूर रखें। आज हमने एक एक्सपर्ट को दावत दी है स्टूडियोज़ में और वो ये बातें भी आपको बताएंगे कि आप अपनी सेहत का बेहतरीन ख्याल कैसे रख सकते हैं। जब वो बात करेंगे जिस्मानी सेहत की, तो हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं, जो कि साइकोलॉजी और मेंटल और ब्रेन और माइंड की सेहत का ख्याल रखने का साथ साथ आपको कहते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग ये इंदिया देते हैं कि हम दिल के हाथों मजबूर होते हैं और दिल की बातें मान जाते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी लेवल पर, शायराना लेवल पर, फ़लसफ़े के लेवल पर और कहीं कहीं ऐसा कनेक्ट है कि इंसान का दिमाग ही नहीं बल्कि दिल भी सोचता है। और दिल के हाथों जब भी मजबूर हो जाते हैं और दिल के तारों को छू जाने के लिए और छेड़ने के लिए मौसीकी का इंतज़ाम और गुलकारी का इंतज़ाम भी आज के प्रोग्राम का हमेशा की तरह हिस्सा रहेगा। सो ये है हमारे प्रोग्राम की चंद हाइलाइट्स। इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को छुएंगे, कुछ ऐसी बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराएंगे जिनसे आपकी ज़िंदगी 90 डिग्रीज़ नहीं बल्कि 180 डिग्रीज़ बदल सकती है। और अगर आप उन पर तवज्जो नहीं देंगे तो 360 डिग्रीज़ बदलेगी। यानी कि जूं का तू मामला रहेगा, जहाँ पे खड़े थे वहीं पे खड़े रहेंगे। क्या वो ट्रक गुज़र गए? हाँ वो ट्रक गुज़र गए। क्या वो सड़क हुई तमाम? हाँ वो सड़क हुई तमाम। मुर्गो शुतर के दरमियाँ गाय रही न बकरियाँ, मेरे तमाम चार अगर चारा थे जितना चर गए। क्या वो सड़क हुई तमाम? हाँ वो सड़क हुई तमाम। तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि जूं का तू जहाँ थे वहीं पे रह जाएं। मगर वक्त जो है वो एक क़यामत की चाल चल रहा है कि वक्त थम नहीं सकता, रुक नहीं सकता। वक्त जो है वो चलता ही चला जा रहा है और इसकी चाल के साथ साथ जो बेढंगी चाल चलता है, जो उसके हम रकाब कदम नहीं उठाता तो वो पीछे रह जाता है और फिर एक दिन उसको ज़िंदगी जो है वो बाय बाय कह देती है और जो है यहाँ से जाने का मंज़र जो है उसको दबोच लेता है। तो ये एक तरीक़ाकार है। आप थोड़ा सा डर भी गए, मगर मैं हकीकत की बात कर रहा था, मैंने अपनी तरफ से कोई इख्तरा नहीं की। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे इमोशंस की, जज्बात की। हम आज बात करेंगे फीलिंग्स की और हम बात करेंगे अफेक्ट की। अफेक्ट अंग्रेज़ी वाला AFFECT। और हम बात करेंगे मूड मिजाज की और मूड मिजाज के उतार चढ़ाव की और फिर उससे पैदा होने वाली खुदकार तब्दीलियाँ और खुदकार मुसीबतें, और जो दूसरे मुआशरे में जब हम कोई ना कोई काम करते हैं तो फिर उसका असर जो दूसरों पे पड़ता है और वो घूम के कैसे हमारे पास आता है। यह आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत होंगे वॉक योर टॉक में। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका मैं तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर नवीद शहज़ाद। डॉक्टर नवीद, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर नवीद शहज़ाद का तारुफ़ कुछ इस तरह से भी मैं बताता चलूँ आपको कि हाल ही में डॉक्टर साहब ने विलिंग वेज में हमें ज्वाइन किया है और डबल ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब बुनियादी तौर पे MBBS करने के बाद इन्होंने अपनी इंटरनल मेडिसिन में ट्रेनिंग ना सिर्फ मुकम्मल की बल्कि FCPS भी इतनी यंग एज में माशाल्लाह कर लिया। और अब इन्होंने थोड़ा ही अरसा पहले अलावा अपनी जो मसरूफियात गवर्नमेंटल जॉब है इनकी, उसके अलावा जो है हमारे साथ भी तशरीफ़ रखते हैं। हमारे साथ जो है विलिंग वेज में और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में अपने फ़राइज़ और अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं मरीज़ों की बका के लिए, उनकी सेहत के लिए।
डॉक्टर नवीद शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और आपसे बड़ी गपशप रहेगी और हम प्रोग्राम में आगे चलकर आपसे बहुत सी बातें पूछने वाले हैं। क्यों नहीं सर, थैंक यू आपका, वेलकम। और साथ में हमारे हैं मिस नादिया शेख, गुलूकार, सदाकार और एक छोटी सी अदाकारा भी इनमें कहीं छुपी हुई है जो अभी इन्होंने छुपा के रखी हुई है। और इनमें बला का पैशन है, बला का फ़न है, जो फ़न जो है मौजे मार रहा है। और ये उर्दू का फ़े नून वाला फ़न है। और इनकी खुशगुलू आवाज़ और इनके बरजस्ता जुमले जो कभी सही होते हैं और कभी इतने सही नहीं भी होते हैं, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आग मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है स्टूडियो के बाहर, इसी आग के मुतालिक ये कह रही थी, शुक्र है कि अरसलान जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने आग थोड़ी धीमी कर दी है, क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में ये आग बहुत तेज़ थी। और मिस कह रही थी कि डॉक्टर साहब थोड़ा आगे हो जाओ, ये लग रही है ताकि पीछे बिल्कुल नेड़ी आग लग गई है। तो आपका बहुत शुक्रिया, बिकॉज आपने तो इससे भी ख़तरनाक बात की थी, वो मैं इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा। जो आपने कहा था वो मैंने थोड़ी सी लफ्ज़ों के साथ उसको संभाल लिया। और इधर असद अस्कर हैं हमारे साथ कीबोर्ड पे। असद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आ जाता है आप जिस तरह से खूबसूरत तरीके से बहुत ही मधुर और बहुत ही सूदिंग म्यूज़िक प्ले करते हैं। मैं चाहूँगा कि फॉर अबाउट, जिस तरह कहते हैं ना कि अब 1 मिनट की खामोशी, तो हम चाहेंगे कि 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा हमें म्यूज़िक सुनाएं, ताकि हम लोग जिनकी नर्व्स थोड़ी अनरेस्ट का शिकार हैं, थोड़े जो परेशान हैं, थोड़े टायर्ड हैं, थोड़े जो हैं वो किसी भी वजह से टेंस हैं, वो ज़रा बेहतर महसूस करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया, वेरी नाइस। मिस नादिया, आपका गाना आज तैयार है? हमें सुना रही हैं आप गाना अच्छा सा? कौन सा है? कोई इंडियन नंबर है या पाकिस्तानी? पहले वो पाकिस्तानी था, बाद में वो इंडियन हो गया। अच्छा, पहले वो खान साहब ने गाया था, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने, बाद में आतिफ असलम ने गाया। अच्छा, और अब मैं गा रही। वाह जी वाह। देखें, पहले वो इंडियन हुआ, फिर पाकिस्तानी हुआ, फिर पहले वो पाकिस्तानी था, फिर इंडियन हो गया, अब फिर पाकिस्तानी हो गया। अब फिर पाकिस्तानी हो गया। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह अच्छा भला वॉलीबॉल खेल रहे हैं, यानी ये कभी उधर पास दे देते हैं, कभी सरहद के इस पार वापस आ जाता है। और साथ में ये है कि पहले जो है वो 50% में था। जी जी। और 50% की नुमाइंदगी 2 भारी भरकम लोगों ने की, यानी कि एक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने और फिर आतिफ असलम ने। अब आपने उसको बाकी जो 50% था उसकी नुमाइंदगी का एजाज़ बख्श दिया है। दुनिया की आबादी 50% मर्दों और 50% औरतों पर मुश्तमिल, लेकिन ख़वातीन की थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी हर चीज़ में वो ज़्यादा है। वो जैसे हुस्न में, अकल में। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। देखिए, ऐसा गुमान रखना ये भी अच्छी बात, सक्सेस में। हाँ माशाल्लाह। और सब्र में माशाल्लाह, साबित कदमी में माशाल्लाह, कुर्बानियों में माशाल्लाह, जज्बात में माशाल्लाह। जी जी जी। अच्छा, ये क्या वजह है कि ये इतनी सारी खूबियों के बावजूद जी जी जब घर में छिपकली आ जाती है, कॉकरोच आ जाता है, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें। मैं आपको बात बताऊं, मैं तो नहीं डरती छिपकली से, ना मैं कॉकरोच से डरती हूँ, ना मैं छिपकली से, ना मैं चूहे से डरती हूँ, ना मैं सांप से मुझे डर लगता है। मतलब मुझे इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात कही कि आप नहीं डरती हैं। मैंने भी ये सवाल कहीं और भी पूछा किसी और फोरम पर, उन्होंने कहा छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इनके लिए हम नहीं अपना, हम किसी और को कह देते। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी ख़वातीन की, क्योंकि बात हो रही है तो कुछ ख़वातीन सिर्फ शो करती हैं चीज़ें, मतलब कि प्रिटेंड करना, जैसे छुई मुई बनने की कोशिश करती हैं, प्रिटेंड करना। लाइक छिपकली वहाँ पे अगर किसी कॉर्नर में है तो आपको उस चीज़ का नहीं डरना चाहिए, लॉजिकली तो नहीं डरना चाहिए आपको। हाँ, वो ज़रा चेक करती हैं, क्योंकि हमारे साथ जो डॉक्टर नवीद हैं
ये आइंदा जो अपनी नेक्स्ट FCPS का सोच रहे हैं, नेक्स्ट सब स्पेशलिटी का सोच रहे हैं, वो पल्मोनोलॉजी में सोच रहे हैं, अपनी ये सांस की जो बीमारियां फेफड़ों की होती हैं उसका, तो वो कई दफ़ा ना ख़वातीन चेक करती हैं कि हमारा सांस जो है कितना मजबूत है, तो वो जब छिपकली देखती हैं तो वो करती हैं एक ऐसी श्रिल किस्म की चीख मारती हैं, एक दफा दोबारा मतलब मैं तो उतना अच्छा कर भी नहीं सकता, तो वो इस चीज चेक कर रही होती है कि उनके वोकल्स कितने अच्छे हैं, है ना? तो मुझे तो क्योंकि ऑलरेडी पता है कि मेरे आपके वोकल्स कितने अच्छे हैं, तो इसलिए आई डोंट ट्राई टू डू दिस। वेरी ट्रू। तो ये बड़ी अच्छी काम की बात है। बताइए, ये बताइए डॉक्टर साहब कि मर्दो जन में से मेडिसिन का इतलाक, देखिए बड़ी 50-50 इन्होंने कहा औरतें से, मेडिसिन का इतलाक आपने मेडिसिन में FCPS किया है, तो इसका इतलाक मर्दों पे ज़्यादा होता है या औरतों पे ज़्यादा होता है? देखें, मेडिसिन का इतलाक तो जो है वो मर्दों पे ही ज़्यादा होता है। अच्छा, हमारी जो आप रूटीन भी देख लें, बिकॉज जो है औरतें जो है वो रिलेक्टेंट, मतलब अगरचे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट दे आर फीमेल्स, दे आर फीमेल्स, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर फीमेल्स, फीमेल्स। ये अजीब बात हो गई। अच्छा, फिर डॉक्टर जैसे हम बैठते होते हैं OPD में, बैठते वो मरीज होती हैं ज़्यादातर औरतें, दे हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज मोर। अच्छा, उनके दिमागी तौर पे भी इश्यू ज़्यादा होते हैं। कमाल है डॉक्टर साहब, मैं तो हैरान हो रहा हूँ आपके। जी सर, आपके घर वाले देख रहे हैं ये प्रोग्राम? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अब ऐसे ना कहें। देखिए डॉक्टर साहब आपके गप मार रहे हैं। नहीं, फीमेल्स दे हैव मोर डिप्रेसिव इश्यूज, आप खुद भी देखें, क्योंकि मैं बताती हूँ सर, स्ट्रेसफुल लाइफ जो है एग्जैक्टली। अच्छा, उनकी लाइफ में स्ट्रेस होता है ना डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा। They pretend to be having more stress. प्रिटेंड करती हैं। कितने जाऊँ हम? डॉक्टर साहब ये बताएं डॉक्टर नवीद कि आपने ये जो बातें कही ये सच्चाई से कही हैं या आपने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस और क्लिनिकल आपको प्रैक्टिस है, जैसे हम अगर रूटीन में पेशेंट देखते हैं, अगर 10 पेशेंट देखें तो 6-7 दे आर फीमेल्स, मेजॉरिटी ऑफ देम they come across, although they have physical issues or not, more of them they are psychological related because they have more stress in their life. Why? उनको कौन स्ट्रेस दे रहा है? लेकिन स्ट्रेस कुछ वो खुद भी हैं क्योंकि नेचुरल उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है। फीमेल के अंदर जो है वो स्ट्रेस कोपिंग जो है वो बिहेवियर और उनके अंदर जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मेल। डॉक्टर साहब, उम्र तो माशाल्लाह उनकी मर्दों से ज़्यादा है। ये देखें आप दुनिया में कहीं भी स्टैटिस्टिक्स निकाल लें, जापान में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, हत्ता कि पाकिस्तान, इंडिया में चले जाएं, बांग्लादेश में चले जाएं, जो मर्द हैं वो आखिर ज़िंदगी की बाजी, ज़िंदगी की मुक्ति समझते हैं, यानी जिससे वो समझते हैं कि आज़ादी, रिलीफ, वो समझते हैं कि मौत में ही है, तो वो जल्दी चले जाते हैं, पीछे बचती हैं ख़वातीन भी। सर, एक स्टडी भी मैंने पढ़ी थी, उसमें ये था कि वो फीमेल्स जो कि ज़्यादा एजुकेटेड होती हैं उनके हस्बैंड टेंड टू डाई मोर अर्लियर, वो उनका नाटका बंद कर देते हैं। पता है ये स्टडी हुई थी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। मतलब कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है उसके लिए? यानी बैचलर्स अगर किसी बीवी ने किया हो तो वो 5 साल जल्दी मर जाएगा। सर मैं ऐसे मैं डॉक्टर साहब आपके सामने मोर ऑफ देम दे वर फॉर PhD जो है ना, 18 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन है, तो मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, मैं देखें मैं को रिलेट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, अगर उसने BA बैचलर्स किया हुआ है तो हो सकता है कि वो बेचारा जो है वो 5 साल पहले मर जाए। बिल्कुल है। उन्होंने जो स्टडी की उसमें उन्होंने कहा था कि जो फीमेल ज़्यादा क्वालिफाइड है, अगर उसने मास्टर्स किया है तो वो कोई 10 साल पहले मर जाएगा। अगर उसने कोई PhD वगैरह की हुई है उसके मुताबिक तो फिर तो मतलब उसका जीना भी मरे हुए जैसे ही है। अगर बहुत डॉक्टर साहब मैं ताड़ी गल अगे बताइए, मैं अपने वालों नहीं की थी। नहीं सर, ये स्टडी है बकायदा। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आप अपने थोड़ा सा आपके ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक मैं जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ से, किस शहर से, कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ आपने अवाइल उम्री, फिर उसके बाद तालीम FSC एंड देन योर MBBS, और कहाँ पे आपने अपनी फेलोशिप की ट्रेनिंग की, थोड़ा अपने मुतालिक बताइए। अच्छा, मेरा जो बेसिकली जो गांव है, मतलब जो सिटी है दैट इज़ चिन्योट। अच्छा, होम टाउन है, फैसलाबाद के बिल्कुल साथ है, झंग के साथ है बिल्कुल। अब वो पहले एक तहसील थी, अब वो डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ तक मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन जो है वो कंप्लीट की फैसलाबाद बोर्ड से। जी।
तो आई वॉज वन ऑफ द 10 टॉप स्टूडेंट्स ऑफ माई बोर्ड व्हेन आई पास माई मैट्रिकुलेशन. आई वॉज अवॉर्डेड एज कायद-ए-आज़म टैलेंट स्कॉलरशिप. देन आई केम इन टू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर GCU. वहाँ से मैंने अपनी FSc की. From there then I went to Fatima Memorial Hospital for my MBBS and then I did my training as well there. डॉक्टर साहब ये ज़रा बता दें कि ये फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने कहा है, फातिमा जिन्ना नहीं, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज नहीं कहा डॉक्टर साहब ने. जी सर. वहाँ से मैंने अपनी फेलोशिप की, फिर ट्रेनिंग की. देन आफ्टर कंप्लीटिंग माई ट्रेनिंग विद इन 6 months आई पास माई FCPS एग्जाम ऑफ मेडिसिन. देन आई ज्वाइंड हेयर एट DIP Willing Ways. Now I am trying to get a fellowship in my pulmonology, which is my passion. I am really interested in doing patient having respiratory depression and they are coming there into the ICU, getting well and giving you prayers. Right. Because pulmonology ऐसी field है कि जिसमें element of reversibility है. जी. Majority of the field लोग वो लेते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा reversibility का element होगा, क्योंकि patient ठीक होगा वो दोबारा आपके पास आएगा, आपका passion भी बढ़ेगा. If you are treating with the patient which are not getting better, then ये भी आपके लिए एक being a clinician, being a physician आपके लिए बड़ा एक मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी फील्ड के पेशेंट को कैसे और मज़ीद जो है वो बेहतर रख सकें. लेकिन इसके अंदर ये है कि पल्मोनोलॉजी शुरू से मुझे पसंद थी, आपसे भी बात हुई थी इसलिए आपने. डॉक्टर साहब मैं तो इसको एक और एंगल से भी देखता हूँ. देखिए दिल धड़क रहा है मेरा, आपका भी, हम सबका. इसको, इसकी धड़कन को तेज़ करना अज़ ख़ुद मेरे लिए मुमकिन अमूमी तौर पे नहीं है. मैंने इसलिए इतना लंबा लफ्ज़ बोला है कि अगर मेरे इस वक्त जज्बात मजरूह हो जाएं और मैं स्ट्रेस आउट हो जाऊं और तो फिर ये तेज़ धड़कना शुरू हो जाएगा, इसकी स्पीड टैकीकार्डिया हो जाएगा. अच्छा, मगर मैं एकदम कुछ नहीं कर सकता कि मैं इसको तेज़ कर लूँ. राइट. मेरे गुर्दे गो के काम कर रहे हैं, आपके कर रहे हैं, मगर इनमें कितनी सफाई हो रही है, कितना फिल्ट्रेशन हो रही है, कितना खून जा रहा है, मेरे इख्तियार में नहीं है भाईजान, ना मुझे पता चल रहा है. इसी तरह से और भी आप देख लें, मिसाल के तौर पे लिवर की बात कर लें, अंतड़ियाँ अपना काम कर रही हैं, मैदा अपना काम कर रहा है, हड्डियाँ हैं, पट्ठे हैं, सब कुछ है सर जी. मगर ये जो सांस है, ये जो निज़ाम तनफ़ुस है, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल भी है और नहीं भी है. कैसे कि ये जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और सांस ले रहा हूँ, इसमें मुझे, मैंने कोई ख़ुद ऐसा नहीं किया हुआ कि इसके स्पीड मैंने, कि मैं कितनी रेस्पिरेशंस पर मिनट ले रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं किया. मगर मैं अभी चाहूँ तो ये फिल्मों में आपने देखा है वो जो एक्ट्रेसेस होती हैं, हीरोइंस होती हैं, वो ख़ास तौर पे यूं यूं करके वो जो बात कर रही होती हैं, तो वो दे कैन यू नो, जबकि इसको तो ये हमारा एक. अच्छा, इसमें एक और बात है, अगर मैं अपनी रेस्पिरेटरी स्पीड बढ़ा दूं तो ये भी हो सकता है कि मैं इसको बढ़ाने की, क्विक ब्रीदिंग की वजह से मेरे अंदर जो है कोई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा मैं बाहर निकाल दूं, वॉश आउट कर दूं, और उसकी वजह से मेरा कुछ सारा सिस्टम जो है वो उलट पुलट हो जाए. दूसरी तरफ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जो है बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल इजी होके, आई कैन डू माई डीप ब्रीदिंग. एंड इफ आई डू दैट फॉर सम टाइम, लाइक 1 minute 2 minutes, तो मैं कामनेस, सुकून, अपनी नर्व्स को सूद कर सकता हूँ. डॉक्टर साहब मेरा एक नज़रिया इस सिस्टम के मुतालिक जिसका आपने पल्मोनोलॉजी का जिक्र किया है, वो ये भी है, और इसका दिल से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे जो दिल है उसके 4 चैम्बर होते हैं. जब 4 शादियाँ इस्लाम में जायज़ हैं. ये एक अलग मैंने सॉरी बात कर दी है, गलती से हो गई. मैं असल तो उसमें जो एक, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती, वो आता है सीधा डुम करके ना, ऊपर के एक चैम्बर में आ जाता है. ठीक है. वहाँ से वो जो है एक ऐसी जगह पे जाता है जिसमें ज़रा ताकत होती है, एक और चैम्बर में जाता है. तो वो ऐसे करता है ना, तो वो सारा फेफड़ों में चला जाता है. अच्छा, फेफड़ों में जो खून जाता है उसमें ऑक्सीजन कोई नहीं होती. अब वहाँ से जाके वो ऑक्सीजन पिक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और फिर वापस दिल में आ जाता है.
और फिर दिल उसको पूरी बॉडी में भेजता है। तो सर ये इसका दिल से और बहुत गहरा ताल्लुक है। ये जो हमारा दिमाग है डॉक्टर साहब, इसका सांस से अगर ऑक्सीजन रोकते हैं इसकी तो बड़ा मसला हो जाएगा, थोड़ी देर में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, सर्वाइवल पॉसिबल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, गो कि अभी पल्मोनोलॉजी में ऐसे वी विल जस्ट टच अपॉन इट, ये क्या वजह है कि जिस तरह ज़िंदगी इर्तका आगे चल रही है, सांस की बीमारियां भी कुछ ज़्यादा हो रही हैं और बीमारियों के साथ साथ, जैसे मैंने पहले बच्चों में ख़ास तौर पे और बड़ों में एज़मा का दमा जिसको कहते हैं इतना नहीं सुना था। हाँ अलबत्ता कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ तपे दिक, जो कि उनकी तपे दिक जो थी वो फेफड़ों की तपे दिक थी। कुछ चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई, अभी भी जहाँ पे पॉवर्टी है, जहाँ पे ऐसे कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जरासीम पनप सकते हैं, वहाँ पे रहने का इशू है, लोग तंग घरों में रहते हैं, जी जी, वहाँ पर अभी भी टीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मगर ये दमा क्यों ज़्यादा होता जा रहा है? ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ बढ़ क्यों रही हैं? एक तो ये वजह है कि एस्थमा की जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं डायग्नोसिस अब ज़्यादा होने की वजह, एक तो हमारे यहाँ जो बायोफ्यूल मैस की कंजप्शन है, ये ज़रूर ये जो रोड्स वगैरह और जो है इनके ऊपर आप देखें कि गाड़ियाँ जो है धुआं छोड़ रही हैं और ये चीज़ें, फर्स्ट ये है। दूसरा ये कि जो है क्योंकि हमारे घरों के अंदर कारपेटिंग, ठीक है, लोग अब जैसे फ्लैट्स में रहना शुरू हो गए हैं इस तरह की, और जब तंग जगहों पे रहते हैं तो उस जगहों पे ये ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, आपने जो बात की कारपेट्स जो है ना, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो ऑब्जर्व करते हो, जब हम पाँव रखते हैं ना तो इसमें से एक पफ सा निकलता है, बिल्कुल ऐसे जो नज़र नहीं आ रहा होता। अब इसी तरह ही है कि आप अपने घर की आजकल रूटीन में देखें, अगर सफाई हो 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे वहाँ पे फिर गर्द पड़ी हुई है। तो ये जो एलर्जेंस हैं दे आर ऑल फ्रॉम डस्ट, मेजॉरिटी ऑफ देम, और पहले से जिन लोगों के इनहेरिट की होती है एलर्जीज, ठीक है, जैसे स्किन की किसी को एलर्जी है, किसी को सीजनल एलर्जी है, जैसे स्नीजिंग हो गया, लोगों को फ्लू रहता है, मतलब ज़ुकाम नज़ला, बार बार गला ख़राब होता है, उन फैमिलीज़ में ये ज़्यादा रन करती है, ठीक है। तो ये भी है, लोग इस चीज़ से भी अवॉइड नहीं करते इतना। दूसरा हमारे जो खाने के अंदर डिफरेंट केमिकल्स हम यूज़ होते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि इन केमिकल्स की वजह से भी जो है वो जो आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा होती है, उससे भी आपको एस्थमा हो सकता है। मेजॉरिटी जो है 50% जो है वो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, 50% आपकी फैमिली की हिस्ट्री है। अगर फैमिली में जो अगर एस्थमा चल रहा है तो वो सारों को चलता रहेगा। उसमें उसे कहते हैं एटोपी, यानी कि एलर्जी होने की क्या कह सकते हैं, की तरफ माइल होना ज़्यादा। उसमें स्किन की भी हो सकती है, लोगों को स्नीजिंग भी होती है, ठीक है। बाज़ लोग पंजाबी में कहते हैं धड़फड़ बन जाते हैं, हाँ, जिल्द पे धड़फड़ बन। ये एक फर्स्ट होता है, ये होता है हाइपर सेंसिटिव स्किन। जो हाइपर सेंसिटिव स्किन होगी उनमें जो है वो ज़्यादा रश होगी। आप देखें उनको सीजनल फ्लू भी ज़्यादा होगा, जब वो फ्लू आगे बढ़ता जाएगा तो वो जो है आगे एस्थमा की शक्ल कंप्लीट कर लेती है। तो पहले शायद इसलिए भी इतना ज़्यादा नहीं था कि डायग्नोसिस भी लोगों का इतना रुझान भी नहीं था। ये भी एक है कि जितनी आपकी हेल्थ की जो है वो कहते हैं डायग्नोसिस बेहतर होता जाता है। आप देखें जो है वो बीमारियों की एवोल्यूशन भी ज़्यादा होती जा रही है। पहले लोग जो है हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं हमारे ज़माने में इतनी बीमारियां नहीं होती थी, अब पता नहीं कैसी कैसी हो गई। मे बी उस टाइम भी हों, लेकिन क्योंकि डायग्नोसिस उस वक्त इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी। पहले जुमला ही नहीं था। अब कहते हैं किसी को देख के ना जिससे तंग पड़े हो उसको कहते हैं बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी, बंदियां कह देते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन भी बड़ी है, एस्थमा के मुतालिक मिसकंसेप्शन भी बड़ी है। लोग कहते हैं कि इनहेलर लग गया तो सारी उम्र लगा रहेगा। इवन फ्यू ऑफ द पेशेंट्स जो है वो क्या कहते हैं फीमेल्स दे गेट मैरी और वो अपने ससुराल में नहीं बताती। ये इतना ज़्यादा स्टिग्मा समझा जाता है स्टिल इन पाकिस्तान। सर मैं तो बड़ा हैरान हो गया, यानी एस्थमा का मैंने सुना था मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये भी कोई स्टेटस की निशानी है। मुझे एक खातून ने आके कहा कि जी मुझे स्टेटस एस्थमेटिकस हो गया। ये दसो है क्यों होता है, ये भी कोई स्टेटस है? स्टेटस एस्थमेटिकस वही है कि आप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चले जाएं
और आप जो है वो अपनी अगर मिसाल के तौर पे किसी को दमा है, एज़मा है, और उसको डॉक्टर ने कहा है कि आपने ये पफ्स लेने हैं, बिल्कुल, और वो पफ्स ना ले, और कोई उसको ऐसी चीज़ हो गई, कोई एलर्जन हो गया, कोई स्ट्रेस हो गया, और उसने वो पफ नहीं लिए, उसका क्या नतीजा निकल सकता है? उसके नतीजे में ये है कि एक तो सांस का ख़राब होना, फिर सांस की वजह से जब सांस ज़्यादा फेफड़ों पे प्रेशर पड़ेगा तो इंसान स्ट्रेस आउट हो जाएगा। स्ट्रेस आउट होता है तो मरीज़ बेहोशी में चला जाता है। इसी को कहते हैं स्टेटस। इसी को बिल्कुल ये तो स्टेटस की निशानी हुई है। नहीं, वर्ड स्टेटस है ना, हो गया स्टेट ऑफ एस्थमा, उस स्टेट के अंदर पेशेंट आ गया तो उसमें से बाहर नहीं आ रहा। अच्छा, तो इट्स अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिंदगी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ तक ही नहीं बल्कि मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिला जो कि ये दिमाग की प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं, तो उन्होंने भी बताया कि लोगों में बड़े बड़े स्टेटस कॉन्शियस लोग हैं। मैं कि डॉक्टर साहब दसो ताड़े कोल किस, कहते हैं जी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको झटके लगने लग जाते हैं, और कई दफ़ा जब वो दवा अपनी नहीं खाते वक्त पे, और दवा जो उनको बताई गई होती है, जिनको झटकों की बीमारी होती है, उसको मिर्गी भी कहते हैं, और लोग वो बेचारे को एक तो मिर्गी हो गए, वो पड़ा होता है ज़मीन पे, और बड़ा फॉल कई दफ़ा बड़ी डेंजरस फॉल होती है क्योंकि उनको दे जस्ट लूज देयर कॉन्शियसनेस। तो लोग की पता है की करते हैं, जुतियाँ ला के उधर नाकिज तुन रहे होंगे कि इन जुत्ती संगावांगे, और जुराबें भी ऐसियाँ जड़ियाँ वो आप भी नहीं सूंघ सकते। यानी कि अगर वो हिंदुस्तान के बॉर्डर पे खड़े हो के ये जुराबें अपनी टांग दें तो कम अज़ कम वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन और घुसपैठिए और जो पाकिस्तान में दहशतगर्द आते हैं वो आना बंद हो जाए, और वो बेचारे उस बंदे को सुंगा रहे होते हैं कि शायद उठ के बह जाए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जिस बच्चे नू तो 5 दिन रोंदा ही रहा सी, खाना भी छाटता सी उन्हें। तो ये डॉक्टर साहब, मैंने उनसे न्यूरोलॉजिस्ट से पूछा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा ये भी बड़े स्टेटस कॉन्शियस लोग हैं, ये स्टेटस एपिलेप्टिकस में चले जाते हैं। मैं कि वो क्यों होता है? ये डॉक्टर साहब की चीज़ है। उसमें ये होता है कि अगर 30 मिनट तक एक बंदे को मिर्गी के दौरे पड़ते रहें और वो रिवर्स ना हो, मतलब वापस ना आए, मतलब मुसलसल झटके लगी जा रहे हैं, हाथ पाँव और दांत जो है उसने चबा के रखे हुए हैं, और ज़बान जो है वो दांतों के नीचे है, तो 30 मिनट्स जो बुकिश डेफिनेशन है वो ये कि 30 मिनट्स तक अगर उसको कॉन्टीन्यूसली सीजर्स मिर्गी के दौरे पड़ते रहें तो उसे स्टेटस एपिलेप्टिकस लेबल कर देते हैं हम, ठीक है। डिस्पाइट इवन हॉस्पिटल सेटिंग में भी अगर उसको मेडिकेशन भी दे रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी कॉज एक तो आपने ये बताई कि दवाई वगैरह नहीं लेते, फिर कोई स्ट्रेस है, इन्फेक्शन है, कोई बीमारी हो जाना, मौसमी हो जाना, दिमाग की झिल्लियों की सोजिश हो जाना, ठीक है। बाज़ मेडिकेशंस ऐसी हैं कि जो कि मिर्गी के जो है वो कहते हैं उसको थ्रेश होल्ड जिसे हम कहते हैं कि अगर एक बंदे को 100 पे होना है तो उसको 50 पे भी करवा सकती है, आम ज़बान में जिसे हम कह सकते हैं। तो इसलिए स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड स्टेटस एस्थमेटिकस ये कोई अच्छे स्टेटस नहीं, ये अच्छे स्टेटस ये अच्छे स्टेटस की निशान। जी जी मिस नादिया, मैं एक ऐसी खातून को जानती हूँ, बस जानती थी, अब तो मेरे उनकी डेथ हो गई होगी। ताड़े जानन दी वजह ना नहीं, मैं बहुत छोटी थी तब। मैं आपको एक बड़ा सच्चा वाकया, छोटे होंदे भी ऐसे डरांदे सो कि लोग की फौत हो जाते सर बात सुने ना। अच्छा सॉरी सर, वो एक खातून थी, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और पूरे गांव में तब एक ही खातून वो ऐसी थी जिनको मिर्गी की बीमारी थी। लो बस बात सुने सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो सर मिर्गी तो इंटरेस्टिंग, कई दफ़ा मेरे सामने, मतलब वो ऐसे कभी वो गली में जा रही होती थी, अगर मेरे घर के सामने से गुजरती थी तो अक्सर ही वो ना, उनको पता है किस तरह से दौरे पड़ते थे, वो वहीं पे ना चक्कर लगाना शुरू कर देती थी। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ज़मीन से कुछ उठाना शुरू कर देती थी, खुद कलामी से, मतलब खुद से बातें करते हुए, और जो उनके पास अगर कोई चीज़ होती थी तो वो गिरा देती थी, और पता नहीं अजीब सी सिचुएशन है मुझे थी। फिर वो सामने अगर कोई नाली या गटरी से, तो उसमें वो वहीं पे गिर जाती थी और उनका मुंह उसके अंदर चला जाता था, और वो वहीं पे ही उसके अंदर पड़ी रहती थी इवन दैट 15-15 मिनट। फिर उनके घर से किसी को बुलाना और फिर वो उनको लेकर जाते थे। ऐसा कई दफ़ा मैंने देखा। फिर उससे पहले, इन सारी सिचुएशन से पहले मुझे बताया किसी ने कि एक दफ़ा यूँ हुआ था कि वो उनको इतना लंबा मिर्गी का दौरा पड़ा कि 12 घंटे के 24 घंटे गुजर गए, मतलब पता नहीं इतना टाइम गुजर गया, 1-2 दिन, और वो वेट कर रहे थे कि इनको होश आ जाएगा, लेकिन जब नहीं आया तो उन्होंने सोचा कि इनकी डेथ हो गई है। फिर उनको नहलाया नुलवा गया, कफन शफन पहना दिया, सब हो गया। सच बता रही हूँ सर,
That is really real incident. जो उठ के बह गए तो लोग की इन्होंने तो जनाजा छड़ के नस गए, मैंने कहा मुर्दा तो उठ के बह गया, जादू हो गया। जादू, ये रियल वाक्य है सर, मुझे अंदाजा हो रहा है। सर सब आ गए ना फैमिली, फिर खुशबू वगैरह लगा दी, उनके रोई शुई, तो उन्होंने पता है कि क्या, फिर वो उठ के बैठ गई सच में। वो बह गई ना, तो उन्होंने कहा नहीं हुन कुछ नहीं हो सकता, सारे आ गए ने लबे पै जाओ, असी जो कम करना है करके जाओगे। तो ऐसा हुआ था सर जी, ये हमारे छोटी सी थी ना, मैं सच बता रही हूँ, ये सब ऐसा होता था, मुझे पता है। में एंड्रॉइड नहीं सर ये क्या है, कभी ऐसा एब्सोल्युटली ये वायरल हो जानी थी अगर उस जमाने में। नहीं ऑब्वियसली डॉक्टर साहब, ये जो बातें आप बता रही हैं, दिस इज पॉसिबल, ये नहीं कि आप पॉसिबिलिटी आप। तो मैं इतना हैरान हुई, मैंने कहा ओहो, अगर उसको दफना ही देते उसी तरह तो वो तो बेचारी जिंदा होती। भाईजान आप ऐसी बातें करते हैं, कई दफा मुर्दा कफन फाड़ के, कब्र फाड़ के भी निकल होता है ना, इट हैपेंस कभी कभार, यूं मतलब कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं और फिर सारे जो गांव वाले होते हैं वो उस गांव से छोड़ के भाग जाते हैं जब ये ऐसा हो जाए। और लिटरली मुझे उस खातून से डर लगता था। तो आपको तो लगना चाहिए, और मैं मजे की बात बताऊं, आपको उस खातून से डर लगता था और उस खातून को आपसे डर लगता था, क्योंकि उसकी ये जो बीमारी की वजह थी, उसमें कई दफा वो आपको जब देख लेती थी, क्योंकि वो मैडम कह रही है वो जब इनके घर के सामने, मैं वही अर्ज तो कर रहा हूं, अमूमन अक्सर ऐसे होता था सर, फिर लोग जमा हो जाते थे, तो फिर पता चलता अच्छा ये तो वही खातून गिरी। और उन्होंने शिकवा किया बाद में, अच्छा उन्होंने कहा ये लड़की जो है जब खास तौर पे रियाज करती है और गाना गाती है तो तब मेरे साथ ये सूरत हाल पैदा होती है, तब मैं नहीं गाती। देखिए मैं आपको बताऊं, कई लोगों को कोई खुशबू आए ना, उससे उनका ये हो जाता है। हाँ सर, और ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली वो क्या होता है, वो उसे मेडिकल लैंग्वेज में ऑरा कहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले जो अलामात आ रही हैं उसको फील हो रहा होता है, या मुझे मिर्गी का दौरा, जिन लोगों को पुरानी एपिलेप्सी होती है वो उनको पता लग जाता है कि अब मुझे एपिलेप्सी होने लगी है। तो उससे पहले कुछ लोगों को फ्लैशेस ऑफ लाइट आते हैं, जैसे सर कहने को खुशबू सूंघ ली, कोई खाने की खुशबू ऐसी आ गई, किसी ने ज़ोर से बोल दिया, कोई धमाका हो गया, कोई चीज़ गिर गई, तो ये सारे जो हैं कहते हैं कि अगर कोई फ्लाइट भी अगर उन पे अमूमन पानी अगर क्लियर वाटर है और उस पे सूरज की रोशनी पड़ रही है और एकदम से वो रिफ्लेक्शन तो उससे भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है, कोई भी जो भी छोटी सी चीज़ होगी। ये जो बातें आप बता रहे हैं और पहले से पता चल जाना, ये एक और काफ़ी प्रॉब्लम लोगों को महसूस हो रही है, और वो उसमें भी ख़ास तौर पे ख़वातीन की तादाद कदरे, बल्कि मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं सही नहीं कह रहा, माइग्रेन, आधे सर का दर्द, इसमें भी कुछ बताइए कि औरा और ये सब चीज़ें, और इसके मुतालिक थोड़ा सा बताइए और इसका हल भी कुछ बताइए। असल में जो माइग्रेन है उसे हम आधे सर का दर्द, दर्द शकीका कहते हैं, हमारी आम जो दर्द शकीका लैंग्वेज में जिसे लोग कहते हैं, उसके जो है वो इसकी भी ऐसी है कि फेमिलियल भी है, फैमिलीज़ में भी रन करता है, बाज़ लोगों को अर्ली एज में होता है, बाज़ लोगों को लेट एज में होता है, फीमेल्स की ज़्यादा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2:1 है ऑलमोस्ट, ठीक है, यानी कि हर 2 फीमेल और 1 मेल पेशेंट होता है हमारा। इसके शुरू होने की यही है कि माइग्रेन का ये बहुत सी हेडेक, बीमारियाँ भी ज़्यादा ख़वातीन की तरफ ही हैं माइल, जी जनरली जी, तो वो जब बड़ी ख़तरनाक बीमारियां भी होती हैं ज़्यादातर, SLE एक आप लोग के बीमारी कहते हैं, लेकिन SLE इन मेल जो है उसे हम कहते हैं ग्रेव, और वो तो फिर किस्सा ही ख़त्म हो, तो SLE इन फीमेल्स जो है वो थोड़ी सर्वाइव लॉन्ग है, वो लंबा ही देर चलती है। ये कौन सी बीमारी है? ये जिवें सेल नहीं मुक जाते तो जिन्हां दे सेल ज़्यादा होने इन्हू कहते हैं SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ऐसा मुश्किल जाना आएगा। इसमें कुव्वत मुदाफ़त अपने खिलाफ ही काम करना, इम्यून सिस्टम की डिसरेगुलरिटी जिसे। ओहो सर आप वो दर्द शकीका का बता रहे थे, तो ये और दर्द ज़ह के मतलब भी बताइएगा, और दर्द कोलंज के मतलब भी बताइएगा। जी हाँ, जो दर्द शकीका है, आधे सर का दर्द, माइग्रेन जो है वो उसके ट्रिगर्स हैं, उसके भी ऐसे ही हैं, जैसे आप स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, इवन कुछ बुक्स के अंदर एक्सेसिव स्लीप, ठीक है, कॉफ़ी है, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी है, उसके टी साथ भी हो सकती है, टी भी हो सकती है, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ ज़्यादा कॉफ़ी से टी भी हो सकती है, नहीं ओहो टी भी, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी या चाय बात, मगर दर्द शकीका आधे सर के दर्द की वजूहात बता रहे हैं डॉक्टर। ठीक है इत्थे आ जाओ वापस।
जी जी मेरे दिमाग में दो और दर्द भी आ रहे थे। एक टॉपिक इन हैंड पे आए। सर एक और दर्द भी था, दर्द डिस्को, दर्द शकीला। आपको तो आनी है वो दर्द डिस्को, तो आपने नहीं, किसी ने याद रखनी तो और किसने रखनी है। जी डॉक्टर साहब। तो ज़्यादा नींद जो होता है, एक्सेसिव स्लीप भी जो है उसकी एक वजूहात में से एक वजह है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं डिस्को इनका याद आ गया। जी मुझे लग रहा है कि वो जो एपिलेप्सी वाली थी ना वो कहीं शकीला थी। हाँ वो शकीला भी हो सकती है। वैसे डॉक्टर साहब ये ऑन ए लाइटर नोट भी है और ये बहुत ही तकलीफ बात भी है, जिनको एपिलेप्सी वगैरह होती है। एपिलेप्सी की भी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि फर्दर सब टाइप्स भी होती हैं। किसी में जैक्सोनियन फिट्स पड़ते हैं, कुछ जो है इससे मिलती जुलती और भी बीमारियां होती हैं जिनमें झटके लगते हैं। कुछ ऐसे बच्चों में जो खास तौर पे एक एपिलेप्सी होती है जिसे कहते हैं एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर तो बैठे स्मैकिंग शुरू हो जानी, आपने आपको थप्पड़ मारना, जैसे गायब से हो गए हैं। फॉर ए व्हाइल दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। अच्छा मगर डॉक्टर साहब एक जो है ना वो होती है हेमीबिलिस्मस मूवमेंट, वो मुझे ना दर्द डिस्को से याद आ गया, अल्लाह माफ़ करे। वो बिल्कुल ऐसे ही कायदा जो है ना ऐसे वो भी दर्द डिस्को की। हाँ मगर ये जिसको होती है ना उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है। सर छोटे अमूमन बच्चे जो होते हैं 1 साल के, जो वो जब रोते हैं तो फिर एक मेरी भांजी उसको होता था प्रॉब्लम, वो उसका वो नीली हो जाती थी बकायदा, उसका सांस रुक जाता था और जब ज़्यादा रोती थी वो। डॉक्टर साहब अपना मिस आज तुसी 2 वाक़या सुनाते ना, हुण तीजा ना सुना प्रोग्राम सारा ओहदे च निकल जाना। तुसी सर जो मुकालो दर्द शकीका माइग्रेनर्स, माइग्रेन उसमें जो है हमारे एक्सेसिव फ्लैशेस ऑफ लाइट, ठीक है, ये भी एक ट्रिगर फैक्टर है। फिर हमारे यहाँ जो फीमेल्स हैं उनके दरमियान उनके जो है मेंस्ट्रुअल रिलेटेड जो है उससे भी जो है वो माइग्रेन उससे भी ट्रिगर होती है। प्रेगनेंसी इज़ आल्सो अ ट्रिगर फैक्टर फॉर माइग्रेन। एनी मतलब आप जनरली अगर समझना हो तो कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ है वो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है। पीछे है स्ट्रेस कोई फैक्टर होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक्सेसिव कोल्ड है उसके अंदर भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकती है। एक्सेसिव जो है क्या कहते हैं हॉटनेस है, जो गर्मी है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर भी लोगों को माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अब इसकी 2 टाइप्स आ गए मेन जो बुनियादी तौर पर है। एक वो कहते हैं जिसे कहते हैं क्लासिकल मिग्रेन, एक होती है एटिपिकल मिग्रेन, यानी कि मिग्रेन की तरह के सिम्टम्स हैं। जो क्लासिकल मिग्रेन है वो विद ऑरा और विदाउट ऑरा हो सकती है। ऑरा ये है कि कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले मरीज़ को पता लग जाता है कि उसको उसके साथ ये होने लगा है। कोई इंडिकेशन उसकी ये है कि कुछ लोगों को फ्लैशेस ऑफ लाइट आने शुरू होते हैं, आँख के आगे ऐसे जैसे बिल्कुल जो है वो लाइट इस तरह डिप्स हो रही है। कुछ लोगों को वीएन का मसला होना शुरू हो जाता है, जिस आँख में या जिस साइड पे शुरू होती है उस साइड पे 2-2 नज़र आने शुरू हो सकते हैं। उस आँख में से पानी निकलना शुरू हो सकता है, वो आँख का पर्दा नीचे हो सकता है, ठीक है। और साथ में जो है वो स्वेयर हेडिक, एक थ्रॉबिंग उसकी इस तरह की हेडिक होती है जैसे आपके दिमाग के ऊपर कोई ड्रम की तरह बजा रहा है, ठीक है। उसका अपना अब ये है कि जब माइग्रेन एक दफ़ा ऑरा आ गया तो माइग्रेन ने अपना पूरा टाइम पीरियड करके जाना, वो शॉर्ट नहीं होगा, शॉर्ट हो सकता है अगर पेशेंट को पहले से अवेयरनेस हो। अच्छा वो क्या करे? प्रोफिलैक्टिकली 2-3 चीज़ें हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं। वो ये हैं कि आप एक इसके लिए पेन किलर लें जो कि जो नाइस गाइडलाइन है, ये जो साइन है इंटरनेशनल, जो यूके की गाइडलाइंस हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाइस जो है जो यूके का है, वो ये कहता है कि आप जैसे ही ऑरा स्टार्ट हो यू टेक एन एनसेड, यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं जैसे पैनाडोल होगी, वो तो पैनाडोल रिकमेंड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग क्योंकि पैनाडोल एक्सेसिवली यूज़ कर रहे होते हैं तो उन पे असर तो इसलिए इससे ज़रा ज़्यादा पोटेंसी की दवाई जो कि आम ज़बान में डाइक्लोरॉन और नेप्रोक्सिन और इस तरह की दवाइयाँ जो एनसेड के नाम से भी मिलती है हमारे, सिनफ्लेक्स, वो ले ले। साथ में अगर इससे उसे आराम नहीं आता तो फिर एक ख़ास ग्रुप ऑफ जो है ग्रुप है जो कि जिसे हम कहते हैं ट्रिप्टेंस ग्रुप, ठीक है। उसकी एक मेडिकेशन है बड़ी फेमस है, ज़ोल्मिट्रिप्टेन। ये डॉक्टर साहब जी दवाइयाँ दस रहे को आप ते ना लवे, ये नहीं, ये खुद नहीं लेनी बिकॉज दे हैव साइड इफ़ेक्ट्स एज वेल। ये जो स्पेशल माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो ड्रग्स हैं, इसमें आपकी एंटी एपिलेप्टिक इवन दे आर वेरी हेल्पफुल, जैसे एपीवॉल है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। ये भी लोगों को माइग्रेनल हेडेक के लिए लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा टोपिरामेट है, वो भी एंटी एपिलेप्टिक है, वो भी यूज़ होती है। और एक बीटा ब्लॉकर है जो बड़ी फेमस है हमारी, प्रोप्रेनोलोल इंड्रोल जो है वो हाई डोज में,
वो 80 से 240 मिलीग्राम उसमें रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, लेकिन वो भी खुद से नहीं लेनी जब तक वो, जैसे ऑरा स्टार्ट हो यू टेक दीज मेडिकेशन, योर माइग्रेन टाइम, योर ऑरा विल सेटल, माइग्रेन टाइम पीरियड विल बी रिड्यूस्ड। उसकी सर जो उसकी शिद्दत है वो भी कम हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी, पेन की भी कम हो। लेकिन ये है कि माइग्रेन ऐसे नहीं होती कि कॉन्टीन्यूसली रहे, वो ऐसे होगा कि आपकी माइग्रेन का एक स्पाइक आएगी, फिर बैठेगी, फिर नॉर्मल एक बेस लाइन पीरियड आएगा, फिर उसके बाद दोबारा होगी। अच्छा। अगर आपको एक महीने में 2 से ज़्यादा अटैक्स आते हैं तो फिर आपने प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट लेनी है, ठीक, जिसमें से इंड्रॉल, जैसे मैंने आपको प्रोप्रानोलोल है जी, ठीक है, लेकिन उसके बहुत सारे अपनी लिमिटेशंस हैं, तो इस वजह से वो नहीं हो सकती। एपीवॉल लोग यूज़ करते हैं, टोपिरामेड लोग यूज़ करते हैं, दीज आर ऑल मेडिकेशन विच आर कॉमनली बीइंग प्रेस्क्राइब्ड। लाइफस्टाइल में क्या करें? लाइफस्टाइल में ये है कि अपनी स्लीप बेहतर करे पेशेंट, उसके अलावा एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ दीज कलर ड्रिंक्स स्पेशली, जैसे कैफ़ीन, कॉफ़ी हमारी हो गई, टी हो गई, ये कलर कोको कोला, कोलास वगैरह, ये कम ले, अपनी एंग्जाइटी स्ट्रेस के लेवल को मैनेज करे, ठीक है। और अगर उसको पता है कि उसको होनी है तो एक्सेसिव कोल्ड और एक्सेसिव जो है स्वेट है, जो गर्मी वगैरह है, उससे समर्स में ज़रा अपने आप को हाइड्रेटेड रखे, बेहतर रखे, इससे अवॉइड कर सकते हैं हम कॉमनली। फीमेल्स हैं उनमें डिफरेंट किस्म की हैं, जैसे प्रेगनेंसी की है तो वो प्रेगनेंसी में आप ऑब्वियसली ये दवाइयाँ तो नहीं दे सकते, तो उन्हें चाहिए कि अपनी नींद पूरी रखें, कॉफ़ी ज़्यादा ना लें, चाय ज़्यादा ना लें, तो ये वाली चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल कर सकती हैं उनको। ठीक हो गया, ठीक है। और जो बाकी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड है उसमें भी यही ड्रग्स हैं जो यूज़ होती हैं। वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब जी। सर ये जो मिर्गी की बात आपने की, पूछना चाह रहा हूँ कि जेनेटिक इसका ज़्यादा इशू है या मतलब देखिए इसका जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक नहीं भी हो सकता। वो फैमिलीज जिनमें मिर्गी या कोई इस तरह की जो दिमागी बीमारियाँ वो चलती हैं उनमें ज़्यादा होता है। अच्छा, ठीक है। जैसे आप यही सुनते होंगे पुराने ज़माने में कि फ़लाने बंदे उसके बेटे को थी तो आगे उसके भांजे को भी हुई, उसके भतीजे को भी हो गई, तो ये फैमिलियल। अगर जेनेटिक नहीं है तो फिर किस वजूहात की वजह से? फिर वो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे डॉक्टर इजाज़ ने कहा कि उसमें एब्सेंट सीजर्स हैं, जैक्सोनियन टाइप है, उसमें डिफरेंट आगे वैराइटीज़ हैं। फिर उसके लिए एक दिमाग का टेस्ट होता है, जैसे दिल का अल्ट्रासाउंड, दिल की हम ECG करते हैं तो दिमाग की EEG करते हैं, ठीक है। नहीं, वजूहात क्या बनती है? वजूहात उसकी कोई वजह भी नहीं हो सकती। अच्छा। फर्स्ट, बाद का लोगों को कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, इट कैन ट्रिगर देयर सीजर्स, ठीक है। बाद लोगों को इन्फेक्शन हुई, दिमाग की झिल्लियों की सोजिश हुई, जिसे हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, उसके बाद लोगों के अंदर जो है वो बाद लोगों अगर एक अच्छी खुशी की खबर ये भी है कि कई दफ़ा बच्चों को होते हैं मगर दे ग्रो आउट ऑफ इट। जब वो बड़े होते हैं वो उनको दवाई की ज़रूरत होती है उस वक्त, मगर बाद में फिर वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो कुछ लोगों को सारी उम्र दवाई की ज़रूरत है, कुछ लोग 2-3 साल मेडिकेशन लेते हैं, फिर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, 1 साल बाद उन्हें सीजर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो दोबारा उनको सीजर्स हो सकते हैं। यानी वो करीब होते हैं इस किस्म की चीज़ होने का, बाकी हलकत से ज़्यादा उनमें ये चांस ज़्यादा होता है। जैसे बिल्कुल ऐसे ही है, पेट्रोल के आगे आपने सिगरेट रखा हुआ हो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही वो लोग होते हैं। उन्हें सारी, असल में काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली की जो अवेयरनेस है उसका होना, लोगों को अपनी बीमारी का पता होना। हमारे यहाँ असल में सबसे ज़्यादा जो मसला है दैट इज़ अवेयरनेस। अवेयरनेस ही लोगों को नहीं होती कि उनकी बीमारी क्या है, वो ट्रीटेबल भी है नहीं है, क्यूरेबल है, मतलब ठीक हो सकती है, दवाई की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ये लें दवाई खा लें, ठीक है, लोग भी नहीं पूछते। फिर फिजिशियंस भी जो है वो भी जो क्लिनिशियन काउंसल ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियाँ काउंसलिंग से हैं। जो बीमारी है इसकी शुरुआत के साइन भी होंगे कोई? यही तो अभी बता रहे थे, जो माइग्रेन की बात की है, काफ़ी सारी ये बात की है कि पहले से पता लगने लग जाता है, कुछ लोगों में, चंद में नहीं भी पता चलता। हाँ, कुछ लोगों को पहले से पता लगता है। अब जो जिनको एपिलेप्सी या मिर्गी होती है उनको उस वक्त तक याद होता है जब तक वो बेहोश होने लगते हैं। उसके बाद जितनी देर वो बेहोश रहे हैं उसके इवेंट्स उनको याद नहीं होते, क्योंकि वो मतलब वो अपनी होश में नहीं होते, अनकॉन्शियस जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में, ठीक है, वो अपनी होश में नहीं रहेंगे। अगर दूसरी कुछ लोगों को अगर आपने अच्छी काउंसलिंग, ये समझ लें कि जिस तरह इश्क नहीं हो जाता, जब तक नहीं हुआ था तब तक होश था, जब वो एक दफ़ा हो गया तो फिर वो होश भुला बैठते हैं। तकरीबन ये मैंने एक मिसाल के लिए आसान, क्योंकि म्यूज़िक के आदमी है ना, तो देखिए ये उनके लिए म्यूज़िक भी एक इश्क है। इश्क है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं बल्कि ये सोच रहा था और ये बात चली निकली है तो मैं करूं,
अब पता नहीं कौन नाराज़ ही ना हो जाए, लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, मगर मैं पूछने में हर्ज नहीं है, बस इंसान का इल्म जो है पूछने से ही बेहतर होता है, तो इसलिए नाराज़गी भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा दिल भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए, मैं और आप उर्दू बोल रहे हैं तो हम सारे उर्दू समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये समझ आ रही है, हम समझ रहे हैं सारी दुनिया ही उर्दू बोलती है, पर ऐसा तो नहीं है। उर्दू तो बहुत कम लोग बोलते हैं। चाइनीज़ ज़ुबान वो ज़ुबान है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। Really? हाँ, मुझे लगा इंग्लिश। मैं वही, आपको हैरानगी होगी ये बात जान के। और आगे जो चाइनीज़ ज़ुबान है उसके भी 2 डायलेक्ट हैं मशहूर यानी कि जैसे हम उर्दू बोलते हैं ना, तो अब हम उर्दू बोलने वाले मुख्तलिफ डायलेक्ट भी हैं, मगर जो पंजाबी उसके करीब करीब हम बोलेंगे तो कुछ ना कुछ हमें समझ आएगी। मगर जो बिल्कुल नया आदमी है जिसको उर्दू ही नहीं आती, उसको पंजाबी तो कख ही नहीं पल्ले पड़ेगी। तो चाइनीज़ जो है उसके डायलेक्ट हैं मैंडेरिन एंड कैंटोनीज़। जैसे कैंटोनीज़ जो है वो हांगकांग साइड पे ज़्यादा बोली जाती है, और मैंडेरिन जो है वो बीजिंग, जैसे उर्दू और पंजाबी का है डिफरेंस, इस तरह उनका भी बस डायलेक्ट का फ़र्क है। अच्छा, जो बात मैं असल में कहना चाह रहा था, जो यहाँ से शुरू हुई थी, इसी तरह अंग्रेज़ी ज़ुबान आप समझ रहे हैं कि बहुत लोग बोलते हैं, मगर स्पेनिश शायद उससे कम लोग ना बोलते हों, यानी स्पेनिश भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। मगर मौसीकी एक ऐसी ज़ुबान है सर जी जो कि हर कोई जानता है, उस पर असर करती है, उसका उसके दिल पे असर होता है, वारदात कल्ब होती है, और फिर मौसीकी के खिलाफ भी बातें होती हैं। बेसिकली सॉरी मैं इंटरप्ट तो नहीं कर रही आप? नहीं किया है, मगर अब आपने कर लिया तो फिर कर लिया। सर बेसिकली मौसीकी जो है वो एक कैफियत का नाम है ना। अच्छा, ये कैफियत होती है, जुबान नहीं है ये? जुबान मुझे तो आपने उस दिन एक चीज़ दिखाई जिसके ऊपर आपने पता नहीं क्या कीड़ी काटे किए हुए थे, और आप कह रही थी ये मेजर है, ये माइनर है, ये डी है, ये वो स्केल्स होते हैं ना, वो तो कॉमन नोट्स और स्केल्स। यानी मैंने देखा सुर की बात कर रही हूँ। सुरसुर तो जुकाम होगा तो सुरसुर तो होगी मतलब उसमें तो कोई सुर की बात कर रही हूँ, वो एक कैफियत का नाम है, एक वो किसी पे भी तारी हो जाती है। मुझे नहीं पता थी बातें, मैं हैरान, एक बंदा है वो खड़ा हुआ है सामने, कई लोग बैठे हैं, किसी के हाथ में कोई साज है, किसी के हाथ में कुछ, और एक आदमी जो है ना उसने कोई चीज़ या पकड़ी हुई है नहीं भी पकड़ी हुई, और वो जो है ना यूं 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 कर रहा है, और यूं करता है, और वो यूं करता है, और वो उसके साथ ही बजा रहे हैं। वही मैं कह रही थी कि जब ये कैफियत होती है, ये कोई जुबान, वो तो एक स्टडीज है, वो तो स्टडीज हैं, साज, रिदम और सुरों का इम्तजाज बन के एक गाना या गज़ल या कोई भी चीज़ बनती है। मैं आप समझ की बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं ना समझ जाती है सबको। नुसरत फ़तेह अली खान साहब जब बाहर जाते थे अंग्रेज़ों के मुल्क में प्रेजेंट करने के लिए कुछ, तो वो झूमते थे, वो उसी कैफियत में चले जाते थे जिस कैफियत में वो गा रहे होते थे। उनको तो लफ्ज उनको समझ में नहीं आ रहे होते थे, फीलिंग्स, कैफियत, तो वो उसी कैफियत में चले जाते थे। तो बेसिकली मौसीकी इज द नेम ऑफ लाइक एक्चुअली जिस तरह पानी पाकिस्तान में भी H2 है, दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, किसी कोने में भी चले जाएं, वहाँ से भी पानी लेंगे तो H2 ही होगा। और इसी तरह म्यूज़िक के 12 सुर हैं। जी 12 सुर हैं, और दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं वो 12 ही हैं। और नेचुरल है ना म्यूजिक बेसिकली, नेचुरल, मतलब पानी की मिसाल मैंने इसलिए दी है कि पानी नेचुरल है, और ये फितरत मगर में पानी भी, अब आपने देखें बात ऐसी कर दी दिलचस्प, इस वक्त आपके ख्याल में कितने लोगों को साफ पानी दुनिया में मुयस्सर होगा? आपका क्या ख्याल है? बहुत कम। ये हार्डली, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा तो 50% लोगों को साफ़ पानी मुयस्सर है, 50% को साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। और दुनिया में जो अंतड़ियों की बीमारियां हैं, और जिगर की बीमारियां हैं, और जिल्द की बीमारियां हैं, इनमें एक बड़ी वजह पानी, ये गंदा पानी है। और लोगों को पेट की बीमारी, साफ पानी हासिल करने के लिए कई जगह, इवन बलूचिस्तान, मीलों चल के जाना पड़ता है। कई जगहों पे तो पानी है, अफ्रीका में भी ऐसा ही है। और कई ज़ेरे ज़मीन जो हैं वो इतने कुएं खोदने पड़ते हैं कि वो उनकी जो लागत है वो दे ही नहीं सकते, फिर पानी भी साफ नहीं आता, तो पानी साफ नहीं होता। बिल्कुल। मगर ये तो एक बात और टेंजेंट पे चली गई। मैं जो बात कर रहा था कि मौसीकी जो है
ये एक ऐसी ज़ुबान, जैसे आपने फरमाया कि 12 सुर हैं, और अगर किसी को ज़ुकाम हो या ना हो वो हर कोई सुर जो है समझता है, क्योंकि इससे भी ये ज़ुकाम में भी क्या होता है कि इंसान सुरीला हो जाता है। नहीं, किसने कहा? नाक से कुछ लोग गाते हैं ना, नेजल टोन कई जगहों पे अच्छा लगता है, लेकिन थ्रू आउट तो अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग जो है वो नाक से पूरा गाना गा जाते हैं। तेरा 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 सरू इसी तरह का ना, वो रशमिया साहब भी हैं। एक बार आजा जा जा जा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादातर लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि अपनी सेहत को सेट, फिट, गुड रखने में क्या करें? सबसे जो इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में वो तो अपनी टाइम फॉर हेल्थ है। हेल्थ को टाइम दें। टाइम दें। कैसे दें? उसमें ये है कि आप अपनी प्रॉपरली जो अपनी डाइट है उसको हेल्दी रखें, ठीक है? अपनी खाबे शाबे खाएं? नहीं, मतलब हेल्दी डाइट। उसका ये मतलब नहीं कि आप हेल्दी देखें, डाइट तो वही होगी ना जिसमें हर चीज़ इक्वल हो, जिसमें सर जो है ना, उधर आप चले जाएं अपना ग्वाल मंडी, वहाँ से जाके नहीं सर, उसका ये मतलब नहीं है नहीं कि आप ग्वाल मंडी से जाके रात को जनाब जाएं और कढ़ाइयाँ खाएं, सुबह के बाद पाए खाएं। ये मतलब नहीं है। उसका ये मतलब है कि आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स भी लें, वेजिटेबल्स भी लें, ठीक है? बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा ये है कि जो है क्या कहते हैं, कोशिश करें कि वॉक करें, जैसे आपका प्रोग्राम भी है वॉक योर टॉक। हाँ, वॉक योर टॉक, चलते चलते बातें करें, एनर्जीज़ को कंज्यूम रखें। इसमें मैंने अभी एक बात करनी है, अपनी एनर्जीज़ को कंज्यूम रखें। आप जितनी कैलोरीज लेते हैं उसके हिसाब से जो है आपको चाहिए कि आपकी बॉडी उतना कंज्यूम भी करे। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि चलें ठीक है, अभी मैं जो है वो 35-40 साल जो है वो कमा लूँगा, फिर बाद में डॉक्टर साहब लोग की कर दे रहे हैं, पहले अपनी सेहत गंवा के फिर कहते हैं कि पैसे कमाते हैं, और फिर पैसे अपनी सेहत पे लगाते हैं। एक ही चक्कर है, ये पुठा काम नहीं। हाँ। ये तो वो जैसे नहीं घन चक्कर बन जाना, दायरे में घूमने वाली बात है। exactly. इसकी मिसाल ऐसे आप देखेंगे, लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हमारी जो सोसाइटी में, वो कभी ये प्लान नहीं करते। सारे ये प्लान करते हैं इस साल मेरे भांजे की शादी है, भतीजे की है, भाई की है, कज़न की है, सिस्टर की है, तो मैं पैसे इसके लिए बचा लूँ। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि मैं बीमार हो गया, खुदा न खास्ता मुझे एक्सीडेंट हो गया, तो इस सेहत के लिए भी मैं कुछ रख लूँ। इस तरह अगर आप कॉन्शियस होंगे अपनी सेहत के बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों का ये ख्याल है कि अपनी बीमारी के मुतालिक सोचने से वो बीमार हो जाएंगे या कोई गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उनको अपनी बीमारी के मुतालिक नहीं सोचना चाहिए। वो देखिए, उसमें सर वही है, उसमें जो मेन इशू वही आता है कि आपकी जो आपका क्लिनिशियन है या फिजिशियन है, वो आपको बीमारी की कितनी जो है वो काउंसलिंग करता है, आप बीमारी को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप उसको अपने ऊपर, बीमारी की भी रिस्पेक्ट होती है, लाजमी बात है। देखें, जैसे आपने मिसाल दी है एस्थमा है या जो है हमारे यहाँ जो है एपिलेप्सी है, अगर लोग दवाई नहीं लेंगे तो वो इट मीन्स कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब वो एक्सेप्ट नहीं करते तो वो डिनाइल में जाते हैं, डिनाइल के बाद वो जो है कंडीशन वर्स होती है। ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस। तो डॉक्टर साहब, अपनी जिस्म की रिस्पेक्ट करना, अपनी जिस्म को वायलेट ना करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, ये सेल्फिशनेस होगी या ये कोई अच्छा ट्रेंड होगा? अच्छा ट्रेंड भी होगा, लेकिन वो देखें सर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मतलब आप अपने इतने कॉन्शियस ना हो जाएं कि आप हर चीज़ नलीफाई कर दें या हर चीज़ को क्या कहते हैं एक्सट्रीम रेंज में लेके जाएं। कोशिश करें कि मीडियम बैलेंस डाइट, हमारा इस्लाम जो है वो मज़हब जो है वो भी एतदाल पसंदी, म्याना रवि उसकी तरफ कहता है, इसलिए हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आपको एक्सेसिवली यानी कि ऑल आउट जिसे हम कहते हैं कि उस तरह नहीं जाना चाहिए। आप अपनी डाइट के, अपनी सेहत के बारे में, अगर आपको कोई बीमारी है उसको प्रॉपरली आप उसको रिस्पेक्ट दें, ताकि क्योंकि वो भी अब आपकी लाइफ का हिस्सा है। अगर आप उसे डिसप्रोपोर्शनेट करेंगे या उसे रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो आपको और ज़्यादा तंग करती जाएगी आगे। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, आपने बैलेंस की बात की, इत्तदाल की बात की, आपने तवाज़ुन की बात की। ये जो दौरे हाजिर की बीमारियां हैं जो कि छुपी होती हैं मौरूसी तौर पे जीन्स में, क्या इनको ये होना ही पक्की ये होंगी क्योंकि जीन्स में है, या हम अपनी सेहत के मार्कर्स का ख्याल रख कर
बावजूद इसके कि मेरे इस भाई में या इस बहन में भी वही जीन्स हैं माँ बाप की तरफ से, और इसको डायबिटीज़, इसको ब्लड प्रेशर, इसको दिल की कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, तो क्या इसके बावजूद कोई ऐसे तरीके हैं, किसी को राशा की बीमारी हो गई, किसी को बढ़ती हुई उम्र में हाफिज़ा उसका मुतासिर हो गया, जितनी भी बीमारियों की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, अब तो मेडिसिन इतनी बड़ी फील्ड हो गई है कि हर सब स्पेशलिटीज़ हैं। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि कोई तवाज़ुन ज़िंदगी में रख के हम इनको बीट कर सकते हैं, इनसे बच सकते हैं? बिल्कुल सर, देखें जैसे डायबिटीज़ है, कॉमन बीमारी है, आलमोस्ट आप हमारी रूटीन लाइफ में ये कि हर में से हर दूसरा तीसरा पेशेंट डायबिटिक है। अब हालांकि जिसको डायबिटीज़ होती है उसकी फैमिली को पता है कि इसको डायबिटीज़ है, आप काउंसल भी करें तो चाहिए कि उसकी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं दे शुड बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ, यानी कि एक्सेसिव जो है वो स्वीट्स ना लें, आर्टिफिशियल जैसे स्वीटनर्स हैं हमारे यहाँ उसको कम कर दें, खाने में मीठा कम कर दें, वाइट आटे को जो है वो कम यूज़ करें। तो इन चीज़ों से वो उस बीमारी ज़रूरी नहीं कि उनको होगा ही। देखिए जो कुछ बीमारी जैसे मरूसी हैं उसमें 2 इंसल्ट होनी चाहिए, मतलब 2 जीन्स ख़राब हों, फ़र्ज़ करें किसी भी चीज़ के, जैसे डायबिटीज़ है उसके 2 जीन अल्लाह ने मिसाल के तौर पर इंसान के जिस्म में रखा, एक तो उसका फैमिली से आ गया वो ख़राब आ गया, दूसरे को उसने खुद करना है, वो उसको जब तक डिले करेगा उसकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी, वो जीन जो है वो ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ना करें, एक्सप्रेशन को आप रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं उसकी। अगर एक्सप्रेस हो भी रहा है तो इवन आप देखें जो लोग प्री डायबिटीज़ में कहते हैं जिन्हें डायबिटीज़ हो सकती है, आप देखें वो लाइफ लॉन्ग उनको डायबिटीज़ नहीं होती। इस तरह अगर एक बंदे को पता है कि मेरी फैमिली में दिल का मसला है तो उसे चाहिए कि वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे, दिल ना लगाए ना इधर उधर। हाँ, ये भी एक रीज़न है, वो भी एक स्ट्रेस है दिल लगाना भी जो है, क्योंकि वो क्या तो है उन्होंने दिल लगाया था दिल लगी के लिए। और उनकी आवाज़ में आपने दर्द चेक किया, वो मशहूर है, उनकी गायकी का जो सारा मशहूर, हाँ, और वो बार बार पूरे दर्द से कहते हैं दिल लगाया था दिल लगी के लिए, रोग बन गए जिंदगी के लिए, वो जो सारा वो बताते हैं और बड़ा मशहूर है। अल्लाह जी, डॉक्टर साहब के साथ गपशप भी चल रही है और बातें भी हो रही हैं और होती रहेंगी। डॉक्टर नवीद शहजाद आज हमारे मेहमान भी हैं और हमारे मेज़बान भी हैं। वजह उसकी ये है, मेहमान इसलिए कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, मेज़बान इसलिए हैं कि ही इज़ पार्ट ऑफ डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट एंड विलिंग वेज। ये जो डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में हमारे आउटडोर पेशेंट्स आते हैं डायबिटिक्स, उनका इलाज भी करते हैं माशाल्लाह, और जो हमारे विलिंग वेज में इनडोर पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं उनकी भी निगहदाश्त करते हैं मेडिकली कि उनके कुछ भी मसाइल वसाइल हों। रोज़ाना डॉक्टर साहब उनको देखते हैं, अलावा इतवार के ही इज़ हेयर एवरी इवनिंग 6 to 9। तो आप यू कैन ऑलवेज़ कम एंड विज़िट डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवीद शहजाद। अच्छा जी, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक बात की थी जज्बात के मुतालिक, हमने बात की थी फीलिंग्स के मुतालिक, हमने बात की थी इमोशंस के मुतालिक, हमने बात की थी मूड मिजाज के मुतालिक। तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इसका कनेक्ट ढूंढते हैं कि किस तरह से ये मुतासिर करता है हमारी पूरी ज़िंदगी को। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि विलिंग वेज में हम जो इलाज करते हैं उसमें जो पेशेंट्स आते हैं अक्सर तो ड्रग्स और केमिकल एडिक्शंस का शिकार होते हैं, सब्सटेंस एब्यूज़ कर रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं इलिसिट ड्रग्स जो कि मार्केट में नाजायज़ हैं, गलत हैं, कुड बी चर्स, कुड बी हेरोइन, कुड बी इवन आइस, कोकेन, अल्कोहल, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। कुछ जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, जैसे नेल्बिन है, या कोई डॉक्टर ने सब्सक्राइब बेंजोडाइज़ेपिन कर दी और मरीज़ ने उसके नुस्खे का वक्त गया भूल कि कितने दिन के लिए थी और चल सो चल जारी और सारी रहा, तो वो फिर एडिक्शन हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है, टॉलरेंस हो जाती है, डोज बढ़ते जाते हैं। फ़ायदा जो उसने लेने के लिए शुरू की होती है, यानी उसने शुरू की होती है, हो सकता है कोई दर्द हो, कोई नींद ना आ रही हो, कोई स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो, तो इसलिए उसने शुरू की हो, तो बाद में वो फिर स्ट्रेस टेंशन तो पीछे रह जाता है, ऐसी आदत पड़ती है, ऐसी वो मुझे तो तेरी लत लग गई, वो लत ऐसी लगती है कि बंदा जो है ना फना फिल्ला हो जाता है। तो एक तो हमारे पास इस किस्म के पेशेंट्स आते हैं
और फिर उसके बाद पीछे इसके पस मंज़र में डॉक्टर साहब ने अपने गुफ्तगू में शुरू में जिक्र किया था, बैड स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज़म्स भी होते हैं लोगों के, यानी कि वो जो स्ट्रेस तो हम सबको होता है ना ज़िंदगी में, जैसे कभी ना कभी गालियाँ ज़रूर पड़ती हैं ज़िंदगी में, चाहे आप कितने भी अच्छे काम कर लें। जैसे आप बाहर जाएं तो मिट्टी आपके ऊपर ज़रूर गिरेगी, चाहे आप जितना भी नहा धो के आएँ। तो स्ट्रेस भी बिल्कुल ऐसे रोज़ाना इंशाअल्लाह आपको कोई ना कोई, मेरे कहने से नहीं होता, मगर ये अल्लाह ने डिज़ाइन इस दुनिया का बना के भेजा है कि ये जन्नत तो है नहीं, पैराडाइज तो है नहीं, हेवंस तो है नहीं, इस दुनिया में तो स्ट्रेस भी होंगे। तो स्ट्रेस को कोप कैसे करना है, जब उनको सही तरीका नहीं आता तो वो ड्रग्स के ऊपर फिट हो जाते हैं और चल सो चल लेते हैं। फिर उनकी बॉडी और उनके सोशल लाइफ, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ और ये चल सो चल होती है। फिर कुछ लोगों में कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं, जैसे हमने ये बात की है कि उनकी जो ड्रग्स हैं वो मेटाबॉलिक एरर होता है, वो ज़्यादा लेते हैं और उनको वो फ़ायदा उतना नहीं होता। ये उसकी बायोलॉजिकल रीज़न है। एक और मैं आपको बात यहाँ पे कहता चलूँ कि वहाँ पे मूड मिजाज के भी पीछे कई मसले होते हैं। अपने मूड को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स हैं कई दफ़ा, तो वो बेचारे मूड स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर उसमें फिर वो फंस जाते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये है कि हम सब के बचपन से लेके बड़े होने तक सब जज्बात, इमोशंस अल्लाह ने हमें दे के भेजे हैं। इमोशन ये होता है कि एक स्टिमुलस मिला, कोई भी वाक़या हुआ आपके गिरदोपेश में, इंसानों की तरफ से या कुदरती कोई वाक़या हुआ, इवेंट हुआ कोई, उस इवेंट के साथ आपके जज्बात जो हैं वो फ़ौरन एक क्योंकि ये हमारी 5 सेंसेस हैं ना, तो ये हमें इनपुट दे रही हैं। कोई विजुअली हम देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, कोई जो है चख रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं। ये सारी इन्वायरमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, मगर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से पहले फौरी हमारा बॉडी, हमारा जहन रिएक्ट करता है और एक इमोशन क्रिएट होता है ना। इमोशन कुड बी गुड, जॉय, हैप्पीनेस। इमोशन कुड बी फियर, डर। इमोशन कुड बी डिस्गस्ट, आपको कोई चीज़ पसंद। इमोशन कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस। देयर 6 to 10 बेसिक इमोशंस जिनका मेल मिलाप, मगर इमोशन जो होता है वो थोड़ी देर के लिए रहता है। जज्बात जो हैं वो थोड़ी देर के लिए एकदम क्विक रिस्पॉन्स आता है बॉडी का, मगर उससे एक एहसास जन्म लेता है जिसको फीलिंग कहते हैं। ये फीलिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रहती है कि आपने जब उसको, जो एहसास हुआ, जिस चीज़ को भी आपने महसूस किया, उसको जब आप प्रोसेस कर लेते हैं, मेंटली प्रोसेस कर लेते हैं कि क्या हुआ, तो ये एक फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फीलिंग कुड बी इवेसिव, फीलिंग थोड़ी देर की हो सकती है। फीलिंग कुड बी परवेसिव, यानी वो ज़्यादा देर रह सकती है। जब वो ज़्यादा देर रहती है और आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाती है, तो ये आपका अफेक्ट बन सकता है। अफेक्ट का मतलब है कि आपका एक ओवरऑल मूड, मिजाज, इसको आप, यानी ये दोनों टर्म्स मूड मिजाज की जो हैं इंटर रिलेटेड है। जब मूड मिजाज जो है वो, मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आप अगर इसका एक लाइन बना लें, ये 0 है, ये 10 है, ये पूरा स्केल बना लिया, दरमियान में 5 है। तो अगर आपका मूड बहुत लो है, बहुत ही कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा और आप किसी से मिलना भी नहीं चाह रहे और बहुत डाउन महसूस कर रहे हैं, तो इसको आप समझ लीजिए कि एक्सट्रीम डिप्रेशन है। इस तरफ अगर बहुत इलेशन है, बहुत एनर्जी है, सोने को दिल नहीं कर रहा, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े कारनामे, कमाल, बस ग्रैंडियोसिटी और मैं छा गया और हर चीज़ है, तो ये समझ लें कि 10 पे हैं आप, और ये मैनिया, और ये बहुत आपका मूड में तेज़ी, मिजाज में तेज़ी है। और दरमियान में अगर 5 पे आ जाए तो आप इसको बोर्डम समझ लें, फ्लैट मूड, बोर कर लांगे कुछ नहीं, बट ठीक है, बोर्डम सा। ये जो बोर्डम है
अगर इससे आप नीचे जाना शुरू हो तो ये इस तरफ चले जाते हैं आप, जो मैंने अर्ज़ किया, और अगर इस तरफ जाना चाहें तो ये तेज़ी आ जाती है। कई दफ़ा इस बोर्डम से निकलने के लिए हम कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, या अगर कोई बाहर के मामलात हमारे ऊपर असर अंदाज हुए हैं, यानी कि रिएक्टिव, तो ये डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। और कई अगर रिएक्टिव आपके अंदर, वो जेनेटिक्स वाली बात भी है, और ये ऊपर चले जाएं तो ये मेनिया, और अगर ये आप रहें 3 से लेके 7 तक करीब करीब, और 7 से 10 के दरमियान अभी नहीं गए, उस तक गए हैं, 7 में हैं या 8 में हैं, तो ये हाइपोमेनिया, यानी कि ये भी तेज़ी है मूड की। और जब कोई वाक़या हुआ, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई, कोई लॉस हो गया, तो आप यहाँ से मूव करके डिप्रेशन में चले गए कुछ दिन के लिए। और अगर कोई वाक़या ही नहीं हुआ, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, और आपका मूड टुक 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 गिरता चला जा रहा है, तो ये अंदर का एंडोजनस डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारे मूड डिसऑर्डर्स के करीब जा रहे हैं आप। और अगर मूड डिसऑर्डर के साथ थॉट पैटर्न जो है, उसके ऊपर भी थॉट भी सही नहीं है, असल रियलिटी को आप सही परसीव नहीं कर रहे, जो बाकियों को नज़र आ रहा है, उसकी बजाय आप किसी डिल्यूजन में है, कोई फॉल्स बिलीफ है आपका, तो ये ना सिर्फ आपका मूड का मसला हो सकता है, बल्कि साथ साथ थॉट का। तो ये स्किट्सो इफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। और बच्चों में जब वो अपने मूड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इरिटेबिलिटी है या डिसरप्टिव बिहेवियर है या भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये बच्चों में भी नज़र आ सकता है, और ये बाद में बड़े होने तक भी रह सकता है। अच्छा, एक ये तो मैंने आपको डिसऑर्डर्स की बात कही। कई दफ़ा हमारा मूड मिजाज जो है वो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में भी, कोई लोगों को एंगर इश्यूज़ होते हैं, रोड रेज हो जाता है, जैसे सड़क पे गए हैं, किसी ने पों पों कर दिया, उन्होंने आगे से पों पों कर दिया, उसके बाद जो है गाड़ियाँ रुक गईं, गाड़ियाँ रुक के उन्होंने मुग़ल्लिज़ात का फ्री एक्सचेंज किया, और फिर उसके बाद विंडोज़ रोल की, फिर आस्तीनें रोल की, फिर एक दूसरे के खुन्ने सेक दिए, और फिर असलहा और ये सारी चीज़ें। ये जो एक क्रिमिनल टेंडेंसीज़ है, क्राइम की टेंडेंसीज़, इसके पीछे भी कहीं हो सकता है कि उनके मूड मिजाज के मसाइल छुपे हों। ये जो मूड मिजाज की हम बात कर रहे हैं, अभी ये साजीने की हम बात कर रहे थे, इसके पीछे कई मरतबा तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कोई बाहर का फैक्टर है, मगर हमारे पास स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज़म्स भी हैं, मगर कई दफ़ा हमारे स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज़म्स इतने अच्छे नहीं होते, और हमारे जो ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी नर्व्स, ब्रेन और उसके पैगाम रसानी करने वाले केमिकल्स, अगर इनके अंदर एक आपस में तालमेल नहीं है, जैसे एक कॉन्सर्ट होता है, एक म्यूज़िक बज रहा होता है, तो उसमें एक तालमेल होता है। वो आपने देखा है बाबू बैंड जो होता है, उसमें क्या होता है कि वो म्यूज़िक बज रहा है, अब उसमें वो जो पीछे भोंपू होता है बड़ा, वो एकदम ना, वो बीच में होता है भौं भौं, अब ये बड़ा ऑड सा लगता है, यानी इट गोज़ आउट ऑफ सिंक। तो अगर ये जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मसलन डिप्रेशन जिन लोगों को हो जाता है, बड़ा मूड लो होता है जिनका, इनमें कहते हैं कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, उसकी कमी होती है। कई दफ़ा डोपामीन उसी के साथ साथ ये बड़े करीब करीब चलते हैं, जो रिवॉर्ड में जब कोई हमको अच्छा काम करते हैं, मज़ा आता है, तो ये डोपामीन अप हो जाती है। अगर ये डोपामीन की बहुत ज़्यादा शदीद कमी हो जाए तो बंदा बिल्कुल ऐसे करके, वो नहीं, आपने देखा ये मोहम्मद अली कितने बड़े बॉक्सर थे, इनको हो गई राशे की बीमारी, पार्किंसनिज़्म में, डोपामीन बड़ी कम हो गई, तो मूड इफेक्ट एकदम नीचे चला गया, हिलने जुलने को दिल नहीं कर रहा। तो ये जितने हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनमें मिसाल के तौर पे फिर एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, ये तेज़ी करते हैं, ये एक्टिव एक्शन, इसके ऊपर हमें लेके, अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाए। अच्छा, सुकून के लिए एसिटाइलकोलिन है, गाबा है, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गामा पहलवान नहीं है, ये गाबा और चीज़ है। तो इनका जो एक तालमेल है, इससे हमारा मूड, मिजाज, इफ़ेक्ट, ये जो है ना, इनके साथ चलता है। अब क्या करें, बाहर से ले लें,
वो तो एक्सट्रीम है कि अपनी मूड मिजाज को कंट्रोल करने के लिए फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको दवाइयाँ तजवीज़ करेगा, कहीं पे वो आपको बीटा डोपामीन ब्लॉकर्स देगा, कहीं पे वो आपको साइकोटिक्स एंटी साइकोटिक्स देगा, मेजर ट्रैंकुलाइजर्स जिनको कहते हैं, कहीं पे वो आपको SSRIs देगा जो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं मूड मिजाज को कंट्रोल करने के लिए। मगर इन दवाइयों से उधर आप अपनी लाइफस्टाइल से भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। और दवाइयों के बावजूद अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो ये मुश्किलात जो हैं वो फिर बढ़ती चली जाएंगी और दवाइयाँ कम असर करेंगी। अगर आप अपनी नींद के ऊपर ख़ास तवज्जो दें, वक्त पे सोएं, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise, and not only men but also women। जल्दी सोना उठना शताब देता है अक्लो दौलत को ताब। तो ये अपनी नींद का ख्याल रखें। अगर हम नींद अपनी पूरी करेंगे तो हमारी बॉडी पूरी रिजुविनेट हो जाएगी, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो सही एक तवाज़ुन में आ जाएंगे। और फिर उसके अलावा जो और हमारे अंदर पाइनियल बॉडी, थर्ड आई, मेलाटोनिन और जो चीज़ें निकलती हैं, और हमारे मास्टर ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें रात के वक्त ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी को दोबारा रिवाइव रिजुविनेट करता है, वो सही वक्त पे निकलेगा। जब हम सुबह वक्त नींद पूरी करके उठेंगे तो हमारे अंदर कॉर्टिसोल और ये जो वेकिंग अप हार्मोन होते हैं और हमारा जो डायर्नल रिदम होता है और बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो बहुत अच्छा काम करेगा। और मैं आपको यहाँ पे बात ये बताता चलूँ कि हम इंसान जो हैं वो केमिकल बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स होने के साथ साथ केमिकल बीइंग्स हैं। हमारे अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमारे अंदर बहुत से कैटलिस्ट होते हैं, हमारे वाइटामिन्स होती हैं, हमारी बॉडी में सेलुलर लेवल पे बहुत सारी रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और ये तभी सही हम कर सकते हैं कि अगर हम अपनी खाने मूड एंड मूड कनेक्शन इज़ अ वेरी बिग कनेक्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा चीनी खाएंगे आपको एकदम सर्ज होगी इंसुलिन की और आपको ये ब्लड शुगर लेवल क्रैश करेगा और फिर उसकी वजह से एक तलातुम सा आ जाएगा। तो वी ह्यूमंस आर नॉट जस्ट लॉजिकल बीइंग्स, अगरचे हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारे जहन और सोच की वजह से और लॉजिक और मंतक की वजह से हैं, मगर हम इमोशनल बीइंग्स भी हैं। हमारा लेफ़्ट ब्रेन जो है वो लॉजिक की तरफ है, ये ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है। लेफ़्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल ब्रेन है, जबकि राइट ब्रेन जो है वो इमोशनल ब्रेन है। और ये दोनों के इम्तज़ाज से ये बात आगे बढ़ती है। और लिम्बिक सिस्टम है एक हमारे अंदर जो कि पूरे इमोशंस को प्रोसेस करता है। तो वी आर नॉट जस्ट लॉजिकल बीइंग्स, वी आर बायोलॉजिकल बीइंग्स। हमारी बायोलॉजी है। तो अपने मूड मिजाज को, नींद का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपने एक्सरसाइज का ख्याल रखें, अपने वॉक का ख्याल रखें और अपने ताल्लुकात का ख्याल रखें, क्योंकि हम सोशल एनिमल भी तो हैं। अगर हम अपने आप से ताल्लुक़ पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, अपने आप से भी मिल्लत से राब्ता भी उस्तवार रख और अपने आप से खुदी में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अपने आप को समझें और अपनी बॉडी को, अपने जहन को वॉयलेट न करें। एंड डू नॉट लेट एनीबडी पास थ्रू योर माइंड विद देयर डर्टी फीट। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो आप उस ख्याल को, उस थॉट को एंटरटेन करते हैं कि वो आपके जहन से गुजर जाए अपने गंदे पाँव के साथ। उसको मत गुजरने दीजिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट होगा आपकी सोचों पे, आपके मूड पे, आपके मिजाज पे। और थोड़ी देर अपने साथ मेडिटेशन करना, इस्तग़राक़ करना, कंटेम्पलेट करना, सोचना, नेचर के साथ जुड़े रहना और चाँद, सितारे और ये सब चीज़ों को और बदलती रुतों को और सुबह और शाम को और दिन और रात को और सूरज को। आपने ये तो सुना है ना, विटामिन डी हमें चाहिए होती है सूरज की रोशनी से। सूरज की रोशनी हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर भी असरअंदाज होती है। ये जब सुबह सूरज तलू होता है तो ब्लू लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो हमें जगाता है, और जब शाम को ऑरेंज लाइट जो है वो हमें सोने की तरफ माइल करती है। जब हम स्क्रीन्स, टेलीविज़न की स्क्रीन्स और ये मोबाइल सेट्स की और एंड्रॉयड्स की और ये स्मार्टफोन्स की स्क्रीन्स ये ब्लू लाइट एमिट करती है,
तो वो दिमाग अजीब परेशान हो जाता है कि सोना है कि जागना है। तो ये जो टाइम है, और बच्चों के ऊपर इसके ज़ाहिर असरात ज़्यादा मुरतब होते हैं। तो अपने मूड मिजाज को कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर मशवरा कर सकते हैं। अगर ये मसला ज़्यादा बढ़ गया है तो ऑब्वियसली हर दवा जो है वो इसीलिए होती है कि उसका इस्तेमाल किया जाए, मगर साथ में जो लाइफस्टाइल है उसको भी प्लीज़ अपनी कंसिडर ज़रूर कीजिए। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अपनी स्पिरिचुअलिटी का ख्याल भी रखें। आपके अंदर, मेरे अंदर एक सोल है, एक रूह है, और ये रूह और ये सोल जो है, इसका जब हम ख्याल नहीं करते हैं और जो हम ताल्लुक़ और वास्ता है हमारा सबका साथ और क्रिएटर के साथ, क्योंकि क्रिएटर की रूह जो है वो आदम में गई और वो डीएनए में कैरी कर रहा हूँ, तो इसका अपना रूह का ख्याल और ये वापसी भी होनी है, क्योंकि कोई भी इस जस्त खाकी में हमेशा दायम तो रहने वाला नहीं है। तो ये वापसी जो करनी है, तो इसके लिए तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आई एम अबाउट टू डाई एंड आई एम नॉट रेडी फॉर इट। आर यू? क्या आप रेडी? बिकॉज ये एक खुला सच है, ये खुला तजाद नहीं है, ये बिल्कुल खुला सच है कि मैंने और आपने एक दिन चले जाना है। तो आर वी प्रिपेयरिंग फॉर दैट? और ये जो ज़िंदगी अगर इस ग्राउंड रियलिटी पे हम गुजारेंगे तो हम इसको बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी का ख्याल रखने के साथ साथ सोशल लाइफ, जो फैमिली लाइफ है, अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने हमसाए के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अगर ये सोशल कैपिटल स्ट्रॉन्ग है तो ये फाइनेंशियल कैपिटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अपने जहन का और अपनी सोचों का और अपनी साइकी का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। यह आपकी मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ भी होगी, स्पिरिचुअल हेल्थ भी होगी, फिर आगे फिज़िकल हेल्थ। तो इसका भी ख्याल रखें और याद रखिए कि टाइम जो है वो महदूद है, और टाइम को आप किस तरह से यूज़ करते हैं ये आपके थॉट पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपके पास पर्पज़ है कोई लाइफ का या नहीं है। अगर आपके पास पर्पज़ नहीं है तो टाइम ज़ाया हो जाएगा। एक लिमिटेड टाइम है इस दुनिया में जिस पे आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, जो कि एक्सपोनेंशियली आपकी आने वाली ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करेगा। अगर आपका वो बिलीफ सिस्टम है तो अपने बिलीफ्स पे और पैराडाइम्स पे काम करें और इनको इंटरकनेक्ट करें, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई और मिली हुई है, और ये सब माया है, ये सब मैटर है। दिस इज ऑल मैटर, मी, यू, whatever you see, whatever meets your eye is matter, and time affects the matter, and energy, time and matter are not limitless. They are limited in a way but yet expanding. So you have to find the connect between time, energy and matter, and put your thought to it so that you can extract the best out of it. तो ये कहाँ से बात चली और कहाँ तक चली गई, इस पर ज़रा कभी गौर कीजिएगा। 6:50 हमारी घड़ियों के मुताबिक हो रहे हैं, और अगर इजाज़त हमें प्रोड्यूसर साहब देंगे तो हम कोई कॉल लेंगे, वरना नहीं लेंगे। प्रोड्यूसर साहब, इजाज़त है कॉल लेने की या आज नहीं है इजाज़त? लें तो फिर छोटी सी कॉल लेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने जो है इन्होंने उंगली एक छोटी खड़ी कर दी है, तो पहले जाना पसंद करेंगे कि बाद में? इमरजेंसी हो गई है। अच्छा, ये इन्होंने 2 उंगलियां खड़ी कर दी, ये बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ गई है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नवीद शहजाद, आज के प्रोग्राम से, क्योंकि देखें अब जो है हमारे म्यूजिशियन जो हैं। अच्छा, ब्रेक का कहा तो वो ब्रेक, भाई ये मैं समझा नहीं है, मैं परेशान हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जो है जाएंगे जो है हमारे कहीं उठ के जाएंगे आप। असद असगर साहब जो है, असद असगर साहब, असगर मतलब छोटा वाला, तो ये जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक, प्लीज स्टे विद अस। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात ये है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है। तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है
फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस न होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। आ गए भाई आ गए, असद भाई आ गए, सीट पर आ गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ जहाँ जाना चाहते थे वहाँ से हो के वापस लौट आए होंगे, क्योंकि असद भाई बिजली की तरह गए और तूफ़ान की तरह लौट के आए हैं। तो जी नहीं आप, मेहरबानी है आपकी, आप कई दफ़ा जो कनेक्ट करती हैं वो बहुत ख़तरनाक कर देती हैं कनेक्ट। तो आप वो करें जिसमें आप माशाल्लाह मशा के। मैं एक छोटी सी कॉल ले लेता हूँ। प्रोड्यूसर साहब कितनी देर की कॉल है? लो जी, एक बड़ा मसला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीफ हुई आपको खुशामदीद कहता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से, मगर यहाँ पे मेरा प्रोड्यूसर आज बहुत जालिम और टेडी बालम बन गया है। बस ठीक है, मुझे पता है। उसने कहा है कि 3 मिनट के बाद जो है ना मैंने उधर से बंद कर देना। वो आप देखें करता है कि नहीं करता। आप जल्दी से वो तमाम बातें जो आपने बाद में करनी होती हैं, वो पहले जिनको आपने थैंक यू कहना है, शुक्रिया अदा करना है, बुलाया है, उनको पहले तो शुक्रिया अदा करना है। वो कह दूं, उसके बाद मैं काम की बात करती हूँ। कहिए मेरी जो टीम आई हुई है ना, उसमें पहले बता दूं कि डॉक्टर शहनाज सत्ती मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसके अलावा राबिया नायाब, अलमास का पुलिस वाली, जीनो इम्तियाज, वाह, आलिया नवाब, क्या नवाब, फहद हुसैन, आहा, ये भी हमारी टीम में नया मेंबर है। फहद हुसैन आपको खुशामदीद कहते हैं। लड़कियों में लड़कियों का भाई भी आ गया। जी जी, सना कायनात, ये सारी मेरी टीम। वो तो कायनात ही आ गई, तो और क्या चाहिए। और वो भी सना करती हुई, वाह। जी बिल्कुल, और आपकी बहुत बड़ी फैन है ये। मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू एजाज भाई। और अब मैं जरा बात कर लूँ, आप लोगों ने आज ये जो गेस्ट बुलाए हैं, डॉक्टर, ये हमारे गेस्ट भी हैं और ये हमारे मेज़बान भी हैं। हाँ, नवीद शहजाद, डॉक्टर नवीद शहजाद, कंसल्टेंट। अभी इनकी डिस्कशन बहुत अच्छी थी, और ये जो कह रहे थे ना कि इनको पल्मोनोलॉजी में इंटरेस्ट है, जी, तो ये वाकई बड़ी अच्छी फील्ड है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट अभी रिसेंटली बनी है वो, जी, तो इसलिए मुझे तो ये फील्ड अपनी फ्रेंड की वजह से पसंद है। और दूसरी बात ये, आप लोगों ने जो आज
ये भी शादी से पहले बड़े फ्रेंड हुआ करते थे मगर अब नहीं रहे। अच्छा, इनको भी बड़ी चीजें पसंद थी पहले अपने फ्रेंड्स की वजह से। बोल नहीं रहे, सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ देख देख के। इनका सोशल कैपिटल जो है वो अब क्या थोड़ा श्रिंक हो गया? नहीं, श्रिंक नहीं हुआ। इनकी मताए हयात ही इनकी ज़ौजा मोहतरमा बन गई हैं। सोशल कैपिटल ही इनका वो है। मैं गलत तो नहीं कह रहा डॉक्टर नवीद? कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पता है ना, हम सब की जो मैरिड लोग हैं उन सब की एक जैसी सोच है। ये तो बात है। अब ये नहीं पता कि ये आप लोग सच बोल रहे हैं या कुछ डर के असरात हैं। देखिए, दिल से जो आह निकलती है वो सच्ची होती है। जी इजाज़ भाई, और अब मैं जरा थोड़ी सीरियस बात कर लूं, ऑन अ सीरियस नोट। हाँ करें, 5000 से कम ना हो भाई। ठीक है, 5000 के 2 हो गए। हाँ। तो ये जो माइग्रेन पे आप लोगों ने डिस्कशन की है ना, ये इंतहाई मजेदार थी। वेरी गुड। मेरे जैसे माइग्रेनर्स के लिए जो कि क्रोनिक माइग्रेनर है, तो ये जो बात अभी कर रहे थे ना, ये तकरीबन ये सारी मेडिसिन मुझ पे ट्राई की जा चुकी हैं। अच्छा। तो पायरामेड ये कह रहे थे, इसके अलावा एपीवॉल बताई थी इन्होंने। और मुझ पे सब कुछ फेल हो चुका है, ये इनरोल सब कुछ। फिर मुझे जो अब मेरे लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो लिमिक्सोल है। अच्छा। तो उससे मुझे आराम आता है। मैंने कहा चलिए अपना भी मैं फीडबैक बता दूं। और जो ट्रिगर्स आप लोगों ने डिस्कस किए हैं इसके, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और वाकई वो, क्योंकि मैंने इस पे काफी कुछ पढ़ा भी है, माइग्रेन पे काफी रिसर्च है मेरी। राइट। तो उसमें ये कि जो ट्रिगर्स बताए हैं, कॉफी और टी और खाने पीने में जो कोला और चॉकलेट्स और ये चीजें, ये वाकई अवॉइड करनी चाहिए। और चीज भी जी, ये सारी चीजें हो गई। और इजाज़त भाई, अब जरा मैं एक चीज को आपने यकसर मिस कर दिया, और ये हमारे दरमियान आज अनजाने में आखिरी बात होगी। इसके बाद लाइन कट जाएगी। मैं माजरत चाहता हूँ, आज ये तुले बैठे हैं। अच्छा, सुन तो लेना, मेरी अर्ज सुन लें। एक चीज़ जो आपने बहुत अहम डॉक्टर नवीद शहजाद ने बताई है माइग्रेनर्स के मुतालिक, उसको यकसर जब तक आप मिस करती रहेंगी तो ये वापस आती रहेगी, और वो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस का मेरे से ज्यादा किसको पता होगा, आप मुझे बताएं। बस फिर इनको कवर भी करें ना। बस ठीक है, इनको मैं पहले एक्सेप्ट करूं फिर कवर करूंगी जी। और इजाज़ भाई, जो आपने भी ये मूड्स पे और इमोशंस पे बात की है ना, इंतहाई जबरदस्त कैप्टिवेटिंग आपकी कन्वर्सेशन थी। और आपको शायद आइडिया नहीं है, आपकी ऑडियंस बहुत मेस्मराइज होगी सारी सुन रही थी आपकी ये कन्वर्सेशन। ओह, अल्लाह करे कि उन पे और मुझ पे इसका अच्छा असर हो। पॉजिटिव। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ये जो आपने जिंदगी की ये चंद इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, जिनमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट। और अगर इन पे हम सब 5 मिनट हो चुके हैं। में सुकून आ जाए। बिल्कुल आपने सही कहा है कि अगर हम इन पे अमल करें, कि अमल से ज़िंदगी बनती है। 2 चीज़ों से माजरत चाहता हूँ, ये मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करने लगा हूँ, मगर आपने मुझे माफ़ कर देना है। 2 चीज़ों से ज़िंदगी बनती है, अमल से ज़िंदगी बनती है और हमल से ज़िंदगी बनती है। और ये जो है, ये जन्नत भी जहन्नुम भी, कि खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये मेरे कल मलगूब है। मैंने अगर झूठ बोला हो तो मुझे पकड़ लीजिए, अगर मैंने सच कहा है तो मुझे जाने दीजिए। मेरे कल मलगूब है और आपने कहा है तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव और अच्छा है। और आपका आज का प्रोग्राम जो है ना, मंडे ब्लूज के लिए बेस्ट। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, सो काइंड ऑफ यू फॉर यू। नहीं, धक्का देने वाली बात। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। यू टेक केयर, ऑल द बेस्ट, and along with your family, to all those who are listening, may you have beautiful moments of the rest of this year. Thank you so much. Same wishes for you. Thank you. dearest Ijaz Thank bhai. you. Take care. Allah Hafiz. Love. लो जी, आज के प्रोग्राम के लिए हमने सारे जो मसाले थे पूरे कर दिए, और अब जो है एक मसाला रह गया, और वो नादिया शेख की आवाज़ है। और मुझे नहीं पता कि आज कौन सा गाना सुनाने वाली हैं। मिस अच्छा सा गर्मा गर्म फड़कता हुआ एक बेहतरीन सा, हाँ, उबलता हुआ
गाना सुनाएं जिससे आपकी ये जो पाँव की ठंडक है वो भी दूर हो जाए और आप जो है ना लोगों की भी ज़बरदस्त किस्म का मनोरंजन हो जाए। डॉक्टर नवीद शहजाद, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ विलिंग वेज एंड डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट and we welcome you aboard and we wish you all the best in your career. Thank you sir, so nice of you. बहुत मेहरबानी आपकी। और डॉक्टर इजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए। ओवर टू मिस नादिया शेख एंड असद असगर जो आपको सुनाएंगे गाना और हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। 2018 के जितने भी दिन और जितनी भी सातें बाकी बची हैं इन लम्हों को बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी में इस तरह से कशीद कर लीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकें कि जिनके पास लड्डू होंगे वो लड्डू बांटेंगे और जिनके पास डड्डू होंगे वो डड्डू बांटेंगे। तो अपने पास लड्डू जमा कर लीजिए ताकि आप ज़्यादातर लोगों को बेहतरीन लड्डू बांटें, क्योंकि मैंने भी एक दफ़ा लड्डू खाया था और फिर उसके बाद सुना है कि जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो आपने फ़ैसला खुद करना है और 2019 के हम करीब करीब जा रहे हैं, तो इधर भी ज़रा गौर खौज़ कीजिएगा कि इस साल में क्या कमी रह गई और अगले साल को कैसे अच्छा बनाना है, क्योंकि बहुत से वादे जो हम करते हैं साल के आखिर में रेजोल्यूशंस वो थोड़े ही दिनों में दम तोड़ जाती हैं और फिर जब 14 फरवरी आती है तो फिर फूल होते हैं और फिर चॉकलेट होती हैं और फिर वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो बड़ा ख्याल कीजिएगा कि आप ज़िंदगी में आपके फूल ही फूल रहें और आपकी जो है ज़िंदगी में कभी भी बहार ख़त्म ना हो। ओवर टू नादिया शेख एंड फ्रॉम माई साइड टेक केयर, अल्लाह मालिक। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक इशारा, हमने ज़मीन पे चांद बुलाया। जो आँखों से है वो, जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। एक मैं एक वो और शामें कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई। यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई। कोई पूछे के है, कोई पूछे के हमसे खता क्या हुई, कोई पूछे के हमसे खता क्या हुई। क्यों खफा हो गए देखते देखते। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो हवा हो गए देखते देखते। जिन्हें मरने की हम थे वजह और हमें, जिन्हें मरने की हम थे वजह और हमें, बेवजह हो गए देखते देखते। सोचता हूँ
सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, लापता हो गए